अध्याय 1181। ट्राम और टैन नहा भी यहाँ आए। टैन नहा आगे आए और लाम तू ला को गले लगाया और कहा, तुम पहले घर जाओ, मैं तुम्हारे लिए स्टोर की देखभाल करूंगा। इसके बारे में चिंता मत करो, ख्याल रखना। भ्रूण, कृपया मेरे गोद लिए हुए बच्चे के साथ बुरा व्यवहार न करें। लैम टू लैप ने हाँ कहा। उन्हें टिकट जांच के लिए भेज दें। उनकी लुप्त होती पीठों को देखकर लाम टू ला को अचानक अपने दिल में खोया हुआ महसूस हुआ। दूसरे चाचा, तान नहा, मैं सभी से मिलने आऊंगा। ठीक है, हम इंतजार करेंगे। टैन नहा ने अपना हाथ लहराया। थियू वान की आंखें थोड़ी लाल हो गईं। घृणित बोलने के बाद वह मुड़ा और चला गया। आखिरकार, ऐसी कोई पार्टी कैसे हो सकती है जो खत्म न हो? इसके अलावा ऐसा नहीं है कि हम भविष्य में एक दूसरे को दोबारा नहीं देख पाएंगे। अलविदा, मिस्टर थियू वान, आंटी टैन ना। लैम ह्यू तिन्ह ने अपने हाथ ऊंचे उठाए और जोर से हिलाया। मुझे सभी की याद आएगी और मैं अपने भाई के साथ अपने दादा और चाची से मिलने जाऊंगी। दरवाजे पर बहुत सारे लोग थे, उन्हें तुरंत अंदर जाना पड़ा। ट्राम दरवाजे पर खड़ा था। उसने अपना सेल फोन निकाला और टैन नहा को एक टेक्स्ट संदेश भेजा। टैन नहा, तुम अभी चले गए और मुझे पहले से ही तुम्हारी याद आ रही है। मुझे क्या करना चाहिए? जैसे ही वह बैठी तान नहा का सेल फोन बज उठा। उसे दबाने और संदेश देखने के बाद उसने तुरंत 2 शब्दों में उत्तर दिया, मुझे पता है। फिर मशीन बंद कर दे। इन 2 शब्दों को देखकर ट्राम मासूमियत से मुस्कुराई, भले ही यह कोई मीठा शब्द नहीं था। जब तक उसने उस पर ध्यान दिया, वह बहुत खुश और बहुत संतुष्ट थी। थाम बोई जुएन ने उसकी ओर ठंडी नजर से देखा और कहा, मूर्ख की तरह मुस्कुराते हुए, तुम बेवकूफ हो। ट्राम ने उत्तर दिया। इसी समय उसके हाथ में फोन की घंटी बजी। यह कार्यालय से फोन था। एक कठिन मामला था। वकील के कार्यालय में किसी ने भी इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की। उसे वापस जाकर इसे संभालने के लिए कहा। उसने कहा, मुझे यह पता था। फिर मैंने फोन रख दिया और थाम बोई जुएन से कहा, मुझे कुछ जरूरी काम करना है। कृपया कान्हाओं की कार को घर ले जाएं। इतना कहकर वह भाग गया। थाम बोई जुएन यह कहने से खुद को नहीं रोक सके, कितना अविश्वसनीय व्यक्ति है। टोंग ट्रियन बाख ने थाम बोई जुएन को कार की चाबियां दीं। तुम मेरी कार चलाओ। आप कैसे हैं? थाम बोई जुएन ने पूछा। मुझे और भी काम करने हैं। मैं अभी घर नहीं जा सकता। कृपया नुए हाय को विला में वापस ले जाने में मेरी मदद करें। थाम बोई जुएन ने सिर हिलाया। ठीक है। वह 2 कदम चला, फिर रुका और बोला, क्या तुम दोनों आज रात खाली हो? यदि मेरे पास समय हो तो मैं आप दोनों को रात्रि भोज पर आमंत्रित करूंगा। कुछ गड़बड़ है क्या? लैम टू लैप ने उसकी ओर देखा और पूछा। थाम बोई जुएन ने सिर हिलाया। मैं अपनी प्रेमिका को सभी से मिलवाना चाहता हूँ। लैम टू लैप ने अपनी आंखें चौड़ी की। क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? थाम बोई जुएन को लगा कि वह पहले ही सहमत हो चुका है और उसे स्वीकार कर चुका है, इसलिए उसे अपने आसपास के लोगों से मिलवाना चाहिए। उसने सिर हिलाया। हाँ। क्या तुम आजाद हो? लैम टू लैप मुस्कुराया। इतने महत्वपूर्ण मामले के लिए आपको स्वतंत्र होना चाहिए। थाम बोई जुएन ने कहा, तब तक प्रतीक्षा करें जब तक मैं स्थान तय नहीं कर लेता, और पता आपके सेल फोन पर भेज दूंगा। लैम टू लैप सहमत हो गया और उसे धीरे धीरे गाड़ी चलाने के लिए कहा। थाम बोई जुएन ने मन की शांति के साथ कहा, मैं निश्चित रूप से नुए हाय को सुरक्षित घर लाऊंगा। अपनी बात समाप्त करने के बाद उन्होंने लैम ह्यू तिन्ह को गले लगाया और हवाई अड्डे की लॉबी से बाहर चले गए। छोटी लड़की थाम बोई जुएन के कंधे पर लेट गई और चिल्लाते हुए बोली, हाय, मुझे फिर से छोड़ दिया गया है। बकवास। तुम्हें किसने छोड़ दिया? कार की ओर चलते हुए
थाम बोई जुएन ने दरवाजा खोला और लड़की को पीछे की बाल सुरक्षा सीट पर बिठाया। लैम ह्यू तिन्ह ने चिल्लाते हुए कहा, बेशक यह मेरे पिता और माँ हैं, वे हमेशा साथ रहते हैं। वे अब मुझे और मेरे भाई को नहीं चाहते। मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा, बाद में तुम्हारे घर रुकूंगा। मैं नहीं चाहता। इससे पहले कि थाम बोई जुएन ने बोलना समाप्त किया, लैम ह्यू तिन्ह ने तुरंत हस्तक्षेप किया। भले ही उसके पिता और माँ ने एक साथ बहुत समय बिताया, फिर भी वह बहुत खुश महसूस कर रही थी। छोटी लड़की अपने पिता और माँ को छोड़ना नहीं चाहती थी और उसके घर चली गई। अध्याय 1182। कार शुरू करते हुए थाम बोई जुएन ने टोंग नहा हिन्ह के बारे में सोचा। उसे कॉल करने के लिए अपना सेल फोन निकाला। पता चला कि उसके पास टोंग नहा हिन्ह का नंबर नहीं था, इसलिए उसने निर्देशक टोंग को फोन किया। कल रात टोंग नहा हिन्ह ने अपने माता पिता को थाम बोई जुएन के साथ हुए समझौते के बारे में बताया। श्रीमती टोंग मुस्कुराई। निदेशक टोंग ने धीरे से आह भरी। श्रीमती टोंग खुश नहीं थी और उन्होंने कहा, क्या आपको लगता है कि आपकी बेटी और थाम बोई जुएन अच्छे नहीं होंगे? निर्देशक टोंग ने बिना जवाब दिए नाक भौं सिकोड़ ली। बेशक उन्हें उम्मीद थी कि उनकी बेटी और थाम बोई जुएन खुश होंगे, लेकिन अभी वह असहज और हमेशा थोड़ा दोषी महसूस कर रहे थे। थाम बोई जुएन के नंबर पर कॉल आते देख उसने तुरंत फोन उठाया। वह इस बारे में स्पष्ट रूप से पूछना चाहता था, लेकिन उसने थाम बोई जुएन की आवाज सुनी। मुझे नहा हिन्ह को कॉल करने के लिए कुछ है, लेकिन मेरे पास उसका नंबर नहीं है। निर्देशक टोंग ने अपनी बेटी को सेब छीलते हुए देखा और अपना सेल फोन उसकी ओर बढ़ा दिया। बोई जुएन तुम्हें ढूंढ रहा है, लेकिन उसके पास तुम्हारा फोन नंबर नहीं है। टोंग नहा हिन्ह ने तुरंत इसे ले लिया और मुस्कुराते हुए कहा, बोई जुएन, मैं अपने दोस्तों को रात के खाने पर आमंत्रित करना चाहता हूँ और उनसे आपका परिचय कराना चाहता हूँ। क्या आप आज रात खाली हैं? यदि आपके पास खाली समय है तो ठीक है। आप अभी कहाँ हैं? क्या आप मुझे लेने आ सकते हैं? मैं काम पर गाड़ी से नहीं जाना चाहता। क्या आप मुझे वहां ले जा सकते हैं? वह मुझसे सहमत था। अब वे प्रेमी हैं। एक रिश्ते में गर्लफ्रेंड को अपनी भावनाओं को पोषित करने के लिए हमेशा अधिक संपर्क की आवश्यकता होती है। हवाई अड्डे से वापस आते समय वह उस पड़ोस से गुजरा जहां टोंग नहा हिन्ह रहता था। उसने कहा, ठीक है, नीचे जाओ और मेरी प्रतीक्षा करो, मैं तुरंत वहां पहुंच जाऊंगा। लगभग 10 मिनट बाद थाम बोई जुएन पड़ोस के गेट पर चली गई। टोंग नहा हिन्ह नीचे उतर गई और इंतजार करने लगी। उसने सोचा कि थाम बोई जुएन टैक्सी ले लेगी। आखिरकार उसकी कार उसके घर पर रह गई थी। थाम बोई जुएन रोल डाउन कार की खिड़की खोलो और उसे बुलाओ। कार में बैठने के बाद उसने पूछा, यह किसकी कार है? क्या यह तुम्हारा भी है? जब थाम बोई जुएन ना कहने ही वाले थे, लैम ह्यू तिन्ह ने कहा, यह तुम्हारे पिता का है। तभी टोंग नहा हिन्ह को एहसास हुआ कि पीछे की सीट पर कोई बैठा है। वह अचानक भौहें चढ़ाने लगी। वह थाम बोई जुएन के साथ अकेले रहना चाहती थी। ये बच्चा कौन है? 8221। हालांकि टोंग नहा हिन्ह की भौहें तुरंत छिप गईं। लैम ह्यू तिन्ह ने फिर भी देखा कि पहले तो वह काफी खुश थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर मुस्कान भी कम हो गई है। आंटी, आप खुश नहीं हैं, स्टार? यदि नहीं तो वह नाक भौं सिकोड़ क्यों रही है? टोंग नहा हिन्ह तुरंत मुस्कुराई। नहीं, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। छोटी लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लैम ह्यू तिन्ह है, लड़की ने पलकें झपकाते हुए कहा। ओह। टोंग नहा हिन्ह ने पीछे मुड़कर थाम बोई जुएन की ओर देखा। आप उसे अपने साथ क्यों ले गए? मैं मुख्य रूप से उसे घर ले जा रहा हूँ। मैं रास्ते में तुम्हें ले लूंगा, थाम बोई जुएन ने कहा। टोंग नहा हिन्ह 8230। क्या उसकी गर्लफ्रेंड उसके दोस्त के बच्चे जितनी अच्छी नहीं है? बोई जुएन, हूँ ना?
थाम बोई जुएन ने उसकी ओर देखा, ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित किया और पूछा, क्या हुआ? टोंग नहा हिन्ह ने अपना असंतोष दबाया और कहा, कुछ नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा दोस्त इतना अमीर होगा। इस कार की कीमत बहुत ज्यादा है। उसे उम्मीद नहीं थी कि थाम बोई जुएन का मित्र मंडल इतना समृद्ध होगा। थाम बोई जुएन मुस्कुराए, क्योंकि टोंग नहा हिन्ह सही थे। टोंग ट्रियन बाख वास्तव में अमीर हैं। अंकल बोई जुएन, क्या आप आज व्यस्त हैं? लैम ह्यू तिन्ह ने अपनी बाहें फैलाईं। यदि आप व्यस्त नहीं हैं, तो कृपया मुझे बाहर ले जाएं। टोंग नहा हिन्ह ने पीछे मुड़कर लड़की की ओर देखा। तुम्हारे चाचा बोई जुएन को काम पर जाना है। उनके पास तुम्हारे साथ घूमने का समय कैसे हो सकता है? लैम ह्यू तिन्ह ने अपनी कुर्सी पर पीछे झुककर कहा, मैंने अंकल बोई जुएन से पूछा था, आपसे नहीं। आप अंकल बोई जुएन के लिए उत्तर क्यों दे रहे हैं? यह बहुत अपमानजनक है। टोंग नहा हिन्ह का चेहरा तुरंत उतर गया। थाम बोई जुएन ने उसकी अभिव्यक्ति देखी। उसकी आंखों के सामने थोड़ा अंधेरा छा गया और गहरी आवाज में कहा, वह अभी भी एक बच्ची है। टोंग नहा हिन्ह ने अपना चेहरा समायोजित किया और कहा, मुझे पता है, मैंने कुछ नहीं कहा। आप अभी भी अपनी कमियों को छिपाते हैं। आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। लैम ह्यू तिन्ह ने टोंग नहा हिन्ह को पीछे से देखा और चिल्लाया। उसे समझ नहीं आया कि वह उसे पसंद क्यों नहीं करता। उसे लगा कि यह महिला पाखंडी है। जाहिर तौर पर गुस्सा था, लेकिन कहा नहीं। अध्याय 1183। हम्फ। आप अपने दोस्तों को रात्रि भोज पर कहाँ आमंत्रित करने की योजना बना रहे हैं? मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जो बुरी नहीं है और वहाँ का खाना स्वादिष्ट है, टोंग नहा हिन्ह ने कहा। फिर मैंने जाने का फैसला किया। थाम बोई जुएन को इसकी परवाह नहीं है। टोंग नहा हिन्ह ने उसके कंधे पर अपना सिर झुकाया। बोई जुएन, तुम बहुत दयालु हो। वह वास्तव में एक अच्छा आदमी है। कल वह उससे सहमत था और आज उसे अपने दोस्तों से मिलवाया। यह एक तरह की पहचान है और उसे सुरक्षित महसूस कराता है। आजकल के कई युवाओं की तरह लड़कियां भी हमेशा लड़कों से कहती हैं, क्या तुम हमें अपने दोस्तों के पास भेजने की हिम्मत करते हो? थाम बोई जुएन ने उसके दृष्टिकोण को नहीं अपनाया, असहज महसूस किया, लेकिन दूर नहीं धकेला। उसे यह भी नहीं लगा कि वह अच्छा था, लेकिन चूंकि वह सहमत हो गया था, उसे स्वीकार करना पड़ा कि वह दूसरे व्यक्ति का भाग्य था। लैम ह्यू तिन्ह ने टोंग नहा हिन्ह को देखा। अपने दिल में सोचा कि यह चाची वास्तव में घृणित थी। वह अभी भी यहाँ बैठी थी, अपनी छवि पर ध्यान नहीं दे रही थी। वास्तव में बिल्कुल भी डरपोक नहीं थी। वह बेवजह टोंग नहा हिन्ह से नफरत करती है, चाहे वह कैसी भी दिखती हो। उसे टोंग नहा हिन्ह पसंद नहीं है। टोंग नहा हिन्ह ने पूछा, बोई जुएन, आपका फोन कहाँ है? मेरी जेब में, थाम बोई जुएन ने कहा। उसने अपनी जेब में रखे फोन की ओर हाथ बढ़ाया। जब उसने थाम बोई जुएन को छुआ, तो उसने तुरंत उसका हाथ खींच लिया। मुझे इसे तुम्हारे लिए लाने दो। टोंग नहा हिन्ह का हाथ थोड़ा सख्त हो गया। वह मुस्कुराई और बोली, मैं सिर्फ अपना नंबर आपके फोन में सेव करना चाहती हूँ। आप बहुत संवेदनशील हैं। थाम बोई जुएन ने कुछ नहीं कहा, अपना फोन निकाला और उसे दे दिया। टोंग नहा हिन्ह ने फोन उठाया और पूछा, पासवर्ड क्या है? कोई पासवर्ड नहीं। उसे अपने सेल फोन के लिए पासवर्ड सेट करने की आदत नहीं है। टोंग नहा हिन्ह ने स्क्रीन खोलने के लिए अपनी उंगली घुमाई और मुस्कुराते हुए पूछा, आपको क्या लगता है मुझे आपका नंबर किस रूप में सेव करना चाहिए? क्या मेरी कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है? थाम बोई जुएन ने धीरे से कहा, यह आप पर निर्भर है। कुछ भी ठीक है। टोंग नहा हिन्ह ने उसकी ओर देखा। उसे लगा कि वह बहुत खुश नहीं है। उसने पूछा, क्या तुम खुश नहीं हो? पास नहीं है। थाम बोई जुएन ने उत्तर दिया। टोंग नहा हिन्ह ने परवाह नहीं की। क्या जियांग नाम रेस्तरां ठीक है? मैं कहने जा रहा था कि स्थान चुनें।
थाम बोई जुएन ने हाँ कहा और जल्द ही टोंग नहा हिन्ह के कार्यस्थल पर पहुंची। कार रुकी। उसने दरवाजा खोला और बाहर निकली और कहा, धीरे से गाड़ी चलाओ। जब तुम्हारे पास खाली समय हो तो मुझे बुलाओ। थाम बोई जुएन ने हाँ कहा। जैसे ही कार चली गई, लैम ह्यू तिन्ह ने पूछा, अंकल बोई जुएन, क्या यह लड़की आपकी प्रेमिका है? थाम बोई जुएन ने कहा, यह सही है, तुम्हारे लायक नहीं। लैम ह्यू तिन्ह ने कहा, चाचा बोई जुएन जितने प्यारे हैं, यह चाची बिल्कुल भी प्यारी नहीं है और थोड़ी घृणित है। थाम बोई जुएन को मजाकिया लगा। आप क्या जानते हैं कि कौन योग्य है या कौन योग्य नहीं है? इसके अलावा आप भी अच्छे नहीं हैं। किसने कहा कि तुम अच्छे नहीं हो? अंकल बोई जुएन सर्वश्रेष्ठ हैं। लैम ह्यू तिन्ह ने आपत्ति जताई। क्या ऐसा है? बेशक। क्या तुम नहीं देखते कि जब वह यहाँ होती है तो हमारा माहौल अच्छा नहीं होता है? अगर वह यहाँ नहीं है तो हम अधिक आरामदायक होंगे। ठीक है अंकल बोई जुएन, लैम ह्यू तिन्ह ने कहा। थाम बोई जुएन ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा और ऐसा लगा जैसे यह सच है। जब वह यहाँ थी तो माहौल वास्तव में थोड़ा असहज था। हो सकता है कि उसे हमारी आदत न हो। बेहतर होगा कि हम तब तक इंतजार करें जब तक उसे इसकी आदत न हो जाए। थाम बोई जुएन ने कहा। लैम ह्यू तिन्ह ने अपना सिर हिलाया। अंकल बाग जुएन, आप कहते हैं कि अंकल टू ट्राम एक बेवकूफ है, लेकिन मुझे लगता है कि आप बेवकूफ हैं। थाम बोई जुएन ने गुस्से में हंसते हुए कहा, तुम्हारा मुंह बहुत अच्छा है। सावधान रहना कि जब तुम बड़े हो जाओ तो तुम्हें कोई प्रेमी न मिले। मुझे किसी बॉयफ्रेंड की जरूरत नहीं है। अब से मैं अपने माता पिता के साथ रहूंगी। लैम ह्यू तिन्ह ने गर्व से अपना सिर उठाया। अध्याय 1184। विला में लौटते हुए थाम बोई जुएन ने छोटी लड़की को गले लगाया। जैसे ही वह दरवाजे में दाखिल हुई, दाई बाघ ने तुरंत अपनी पूंछ हिलाई और बाहर भागा और उसे अपने पैरों पर घूरते हुए कहा, मैं जाना चाहता हूँ नीचे। थाम बोई जुएन ने लड़की को नीचे रख दिया। लैम ह्यू तिन्ह ने कुत्ते को गले लगाया। टोंग खाई फोंग चाय पी रहा था। उसने थाम बोई जुएन को अपनी भतीजी को घर लाते देखा। पूछा, तुम उसे घर क्यों लाए? कैने हाउ को कुछ करना है, इसलिए मैं पहले घर जाऊंगा। थाम बोई जुएन ने कहा। टोंग खाई फोंग अपनी भतीजी के सिर को छूने आया और चिंता से पूछा, क्या बाहर गर्मी है? लैम ह्यू तिन्ह ने अपना सिर हिलाया, सिर उठाया और कहा, दादाजी, आज मैंने अंकल बोई जुएन की प्रेमिका को देखा। ओह, बोई जुएन की कोई गर्लफ्रेंड है? टोंग खाई फोंग आश्चर्यचकित था, लेकिन थाम बोई जुएन के लिए वास्तव में खुश था। यह सही है, लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करता। वह वास्तव में दिखावा करना पसंद करती है। मैं देख रहा हूँ कि अंकल बोई जुएन भी उसके बारे में उत्साहित नहीं है। टोंग खाई फोंग ने अपनी पोती को उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम थोड़ी बड़ी हो जाओगी, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम उत्साही हो या नहीं। तुम्हें क्यों नहीं पता? मैं मूर्ख भी नहीं हूँ। टोंग खाई फोंग ने मजाक में अपनी भतीजी की ओर देखा। हाँ, मेरी भतीजी सबसे चतुर है। मुझे नहीं पता कि वह कैसी है। लैम ह्यू तिन्ह ने अपने दादाजी की गर्दन को गले लगाया और कहा, बिल्कुल दादाजी की तरह। टोंग काई फोंग और भी जोर से हंसे और ट्रिन डुकऑन, जो टोंग खाई फोंग के साथ शतरंज खेलते थे, ने ईर्ष्या से कहा, तुम मुस्कुराते हुए देखो। टोंग खाई फोंग नाराज नहीं थे। मैं खुश हूँ, इसलिए जोर से हंसता हूँ। अगर मैं हंसता हूँ तो आपको इसकी परवाह क्यों है? घर पर 2 बच्चे और 2 बुजुर्ग हैं जो अब अकेले, झगड़ालू और शोरगुल वाले नहीं हैं। पूरा विला हंसी से भर गया। वैन व्यत समूह हवाई अड्डे से निकलकर टोंग ट्रियन बाख लैम टू लैब को कंपनी में ले गए। मैं काम करने आया था, तुमने मुझे अपने साथ क्यों खींच लिया? लैम टैम नहीं अवाक रह गया।
उसने थाम्बोई जुएन को अपनी बेटी को घर ले जाने के लिए कहा। उसने सोचा कि उसे कुछ करना है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह उसके साथ कंपनी में चली गई। क्या आप यह नहीं चाहते? टोंग ट्रियन बाख ने फाइल खोली। लैम टूला ने उसे बंद कर दिया और उसे खुद देखने के लिए उसे उठाने दिया। बेशक आप ऐसा नहीं करना चाहते, मैं आपको भुगतान नहीं करूंगा। टोंग ट्रियन बाख ने उसकी कमर पकड़ ली और उसे अपनी गोद में बैठा लिया। मैं अब पूरी तरह तुम्हारी हूँ। क्या तुम अभी तक संतुष्ट नहीं हो? लैम टू लैप ने उसे कई बार पलटा। बिल्कुल समझ नहीं आया, बस देख ही नहीं पाया, बंद कर दिया और मेज पर फेंक दिया। मजाक में कहा, तुम्हारे पैसे से तुलना करते हुए मुझे पैसा अधिक पसंद है। सही। टोंग ट्रियन बाख ने पतले कपड़े के माध्यम से अपनी जांघ को निचोड़ा। लैम टूला को थोड़ा दर्द महसूस हुआ और उसने फुसफुसाते हुए उसकी ओर देखा। मैं सच कह रहा हूँ। क्या आप अभी भी इसे सुनना नहीं चाहते हैं? बेशक मैं यह सुनना नहीं चाहता। क्या पैसा आपको आरामदायक बना सकता है? टोंग ट्रियन बाख पास आए और मुस्कुराए और कहा, यदि नहीं, तो क्या अब आप मुझे साबित कर सकते हैं कि आप पैसे से ज्यादा उपयोगी हैं? लैम टूला ने अपना चेहरा दूर धकेल दिया। यह एक कंपनी है, इतना गंदा मत हो। तो बताओ, तुम्हें पैसे पसंद हैं या मैं? टोंग ट्रियन बाख ने इसे नजरअंदाज नहीं किया। मुझे आप पसंद हो। लैम टू लैप ने उसके चेहरे को गले लगाया और उसे चूमा। मुझे बताओ, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? टोंग ट्रियन बाख गंभीर हो गए। हमारी शादी के लिए कंपनी के कई कर्मचारी नहीं गए। मैं आपको सभी से मिलवाने के लिए यहाँ लाया हूँ। शादी में ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते, केवल वरिष्ठ कर्मचारी ही जा सकते हैं। अब सभी से परिचय कराने के लिए लाम टू ला लाए। लैम टू लैप ने अपनी स्पष्ट आंखें खोलीं। उसके होठों के कोने थोड़े ऊपर उठे हुए थे। उसकी पलकें अर्धचंद्राकार की तरह मुड़ी हुई थी। उसने अपनी ठुड्डी उठाई और कहा, यह पता चला है कि मैंने तुम्हें यहाँ सिर्फ अपने कर्मचारियों से परिचित कराने के लिए बुलाया था। क्या इसे छोड़ना असंभव नहीं है? क्या तुम्हें भी मेरी याद नहीं आती? टोंग ट्रियन बाख ने उसके छेड़छाड़ में बहुत अच्छा सहयोग किया। अपना सिर उठाया, अपनी आंखों के कोनों को थोड़ा झुकाया और गहरी आवाज में कहा, मैंने कहा कि मुझे तुम्हारी याद आती है। क्या आप मुझे कमरे में कुछ करने की अनुमति दे सकते हैं? लैम टू लैप कुछ नहीं कह सकी। बेशर्मी के इस स्तर में वह उससे कहीं कमतर थी। उसने अपना हाथ छोड़ दिया। टोंग ट्रियन बाख ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे दूर नहीं जाने दिया, मुस्कुराया और कहा, मजाक करने के बाद क्या आप चले जाते हैं? लैम टू ला ने रोते हुए शिकायत की, कौन आपका मजाक उड़ा रहा है? इसके अलावा इसे किसने देखा और इसे कौन साबित कर सकता है? टोंग ट्रियन बाख गुस्से में हंसे, यदि आप भविष्य में मेरे साथ कुछ भी करेंगे तो मुझे सबूत के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करना होगा। अध्याय 1185। लिन जिला ने उसके साथ बहस करना जारी नहीं रखा, बल्कि उसकी बाहों से उठ खड़ा हुआ। जाओ, काम संभालो, मैं तुम्हारे पास रहकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। टोंग ट्रियन बाख ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं तुम्हें गले लगाता हूँ। मैं गलत फाइल नहीं देख सकता। लैम टिन ने अजीब ढंग से कहा, यह लोगों के देखने के लिए अच्छा नहीं है। हम पति पत्नी हैं। कौन कुछ कहने की हिम्मत करता है? टोंग ट्रियन बाख ने स्पष्ट रूप से कहा। लैम टू ला ने फिर भी मना कर दिया। टोंग ट्रियन बाख ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया, एक हाथ से उसकी कमर पकड़ ली और दूसरे हाथ से दस्तावेज खोल दिया। उनके व्यक्तित्व को जानने के बाद लैम टू ला ने अब कोई आपत्ति नहीं जताई और बैठने के लिए एक आरामदायक स्थिति ढूंढ ली। इस उम्र में कई लोग मोटे हो जाते हैं, लेकिन उनके लिए उनके पेट पर थोड़ी सी भी चर्बी नहीं है। उनका शरीर मजबूत है और उनके पास है कुछ निशान है, कोई उभार नहीं है। महिलाएं इस फिगर से ईर्ष्या करती हैं। लैम टू लैप को ऊब महसूस हुई और उसने पूछा, क्या तुम्हें मुझे इस तरह गले लगाने में असहजता महसूस नहीं होती?
टोंग ट्रियन बाख ने उसकी ओर देखा और कहा, नहीं, मुझे तुम्हें गले लगाना पसंद है। लैम टूला मुस्कुराया और उसकी बाहों में समा गया। मुझे बताओ, थाम बोई जुएन की प्रेमिका किस तरह की व्यक्ति होगी? क्या यह बोई जुएन के साथ पिछली बार का तांग डू है? थाम बोई जुएन हर चीज में अच्छे हैं, लेकिन वह प्यार के मामले में जल्दी नहीं है। फिर भी उसकी चुपचाप एक प्रेमिका है। इससे लैम टूला वास्तव में आश्चर्यचकित हो गया। पिछली बार टू ट्राम ने भी कहा था कि उसकी एक प्रेमिका थी, लेकिन उसने इसे स्वीकार नहीं किया। क्या आपने उसे देखा? उसने पूछा। टोंग ट्रियन बाख ने कहा, नहीं। दरअसल हम मिले थे, लेकिन मैं भूल गया। पिछली बार जब कुछ दुर्भाग्यपूर्ण हुआ तो ट्राम उसे कंपनी में ले आई। लैम टूला उन दस्तावेजों को समझ नहीं पा रहा था जिन्हें वह संसाधित कर रहा था। वह जितना अधिक देखता था उतना ही वह चिल्लाता था, यह कब समाप्त होगा? टोंग ट्रियन बाख ने उसे थपथपाया। अगर तुम्हें नींद आ रही है तो थोड़ी देर के लिए सो जाओ। जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं तुम्हें जगा दूंगा। लैम टू लैप ने गुनगुनाया। उसकी छाती पर झुक गई और अपनी आंखें बंद कर लीं। 2 घंटे बाद टोंग ट्रियन बाख के पैर सुन्न हो गए, लेकिन यह देखकर कि वह गहरी नींद में सो रही थी, उसने उसे नहीं बुलाया और जागने के डर से हिलने की हिम्मत नहीं की। मुझे तुम्हें जगाना चाहिए। लैम टू लैप ने अपनी आंखें मली और उसकी बाहों से उठ खड़ी हुई। मेज पर पानी था। उसने उसे उठाया और अपने सूखे गले को राहत देने के लिए एक घूंट पिया। टोंग ट्रियन बाख ने अपने सुन्न पैर को रगड़ते हुए कहा, तुम्हें इतनी गहरी नींद में सोते हुए देखकर मेरे पास तुम्हें जगाने का साहस नहीं था। लैम टू लैप ने पानी का गिलास नीचे रखा, उसकी ओर देखा और उसे चूमा। पति, हमें दोपहर में खाना खाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? टोंग ट्रियन बाख इस वाक्य से स्तब्ध रह गए। उनके पति ने उनकी ओर देखा और पूछा, अभी आपने मुझे क्या कहा? लैम टूला सीधा खड़ा हो गया और स्वीकार करने से इनकार कर दिया। आपने मुझे भाई कहा, क्यों? टोंग ट्रियन बाख बेप्सी से मुस्कुराए। अधिक से अधिक चालाक। लैम टू लैप मेज के किनारे पर झुक गया, लोमड़ी की तरह चालाक। टोंग ट्रियन बाख ने कुर्सी खींची, नीचे झुके और उसे उठाया। आप लोमड़ी की आत्मा हैं। लैम टूला ने अपने पैर हिलाए, इत्मीनान से इस आदमी की अंतरंगता और प्यार का आनंद लिया और धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या तुम्हें मेरी तरह लोमड़ी की आत्माएं पसंद है? मैं पहले से ही लोमड़ी की आत्मा से रोमांचित हूँ। मैं बस लोमड़ी की आत्मा के साथ मजा लेना चाहता हूँ। टोंग ट्रियन बाख ने उसे सोफे पर बिठाया। चलो खाने के लिए। कंपनी कैफेटेरिया में चलते हैं। लैम टूला ने सिर हिलाया और आज्ञाकारी ढंग से कहा, मैं आपकी बात सुनता हूँ। टोंग ट्रियन बाख मुस्कुराई और उसकी नाक भींच ली। 11:10 पर कर्मचारियों को काम से छुट्टी मिल जाती है। 10 मिनट बाद कंपनी के कर्मचारी पहले से ही कैफेटेरिया में होते हैं। क्वान किन्ह थोड़ा देर से पहुंचे। उनके पास चावल की एक प्लेट थी और उन्होंने उन्हें अंदर आते देखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। अध्यक्ष कान्ह हाओ, मिस टैन नगोन। अप्रत्याशित रूप से टोंग ट्रियन बाख लैम टूला को खाने के लिए यहाँ लाए और पूछा, क्या आप दोनों यहाँ खाने के लिए हैं? लैम टू लैप ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप यहाँ नहीं आते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? क्वान किन्ह भी हंसे। हालांकि कंपनी के कैफेटेरिया में खाना रेस्तरां जितना अच्छा नहीं था, फिर भी यह बहुत स्वादिष्ट था। अचानक कोई खड़ा हुआ और बोला, बधाई हो राष्ट्रपति कान्ह हाओ। अध्याय 1186। शादी के दिन टोंग ट्रियन बाख ने वैन वियत समूह के सभी कर्मचारियों को 2000 लाल लिफाफे दिए। अब हर कोई बेहद उत्साहित है और आदरपूर्वक अपनी पत्नी को मिसेस टोंग कहकर बुलाता है। इससे पहले टोंग ट्रियन बाख ने उसके साथ शादी नहीं की थी।
हर कोई उसके और टोंग ट्रियन बाग के बीच के रिश्ते के बारे में जानता था, लेकिन उन्होंने इसे स्वाभाविक रूप से कहने की हिम्मत नहीं की। अब देश में हर कोई जानता है। यहाँ आओ और बैठो, यहाँ जगह है। टोंग ट्रियन बाग के सचिव ने अपने लिए एक टेबल तैयार की थी, जो सबसे खाली जगह भी थी। अतीत में टोंग ट्रियन बाग व्यस्त थे और उन्होंने कई बार यहाँ खाना खाया था, लेकिन यह पहली बार था जब चेयरमैन की पत्नी आई। किसी ने कहा, यह जगह बहुत बड़ी है, आप यहाँ बैठ सकते हैं। विनम्र होने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ बैठ सकते हैं। लैम टू ला मुस्कुराया और टोंग ट्रियन बाग के साथ सचिव के बगल में बैठ गया। सबसे पहले सचिव ने कहा कि यहीं बैठना सबसे उचित है। लैम टू लैब के बारे में हर किसी की अच्छी धारणा है। वह बहुत मिलनसार है, घमंडी नहीं है। अब वह और टोंग ट्रियन बाग कंपनी कैफेटेरिया में एक साथ दिखाई देते हैं। हर कोई बहुत उत्साही और सम्मानजनक है। लैम टू ला का भोजन शांतिपूर्ण नहीं था। भोजन के बाद हर कोई नमस्ते कहने आया। मैं वास्तव में अब इस तथ्य का आदी हो रहा हूँ कि हमारे राष्ट्रपति के पास आखिरकार एक पत्नी है। मैं बहुत खुश हूँ। क्वान किन्ह भी खाने के बाद चले गए और नमस्ते कहने के लिए लैम टू ला गए। इसलिए उसने मन ही मन हाँ भरी। यह व्यक्ति उसे पहले पसंद नहीं था, लेकिन अब वह बेहद लोकप्रिय था, लेकिन उसकी आंखें अच्छी नहीं थी। इसलिए वह बॉस नहीं हो सकता, वह केवल किसी के लिए काम कर सकता है। टोंग ट्रियन बाग ने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। क्या आप व्यस्त नहीं हैं? क्वान किन्ह ने शर्म से मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ सिर्फ नमस्ते कहने आया हूँ। जाने से पहले उन्होंने लैम टू ला से कहा, देखो, तुम हमेशा मुझ पर इसी तरह अत्याचार करते रहते हो। लैम टू लैप मुस्कुराई और जब वह चला गया तो उसने टोंग ट्रियन बाग को धक्का दिया। भविष्य में अपने अधीनस्थों के साथ थोड़ा बेहतर व्यवहार करें, उसकी बकवास मत सुनो। टोंग ट्रियन बाग ने ठंडी आवाज में कहा। एक दिन लैम टू ला कंपनी में थी। लैम ह्यू तिन्ह ने फोन करके कहा कि वह उनके साथ डिनर पर जा रही है। काम के बाद वे अपनी बेटी को लेकर रेस्तरां गए। जब वे पहुंचे तो ट्राम पहले ही आ चुकी थी। 8221 टोंग ट्रियन बाग ने लैम टू लैब के लिए एक कुर्सी खींची और जब वह बैठ गई तो उसने दूसरी कुर्सी खींची और अपनी बेटी के साथ बैठ गया। ट्राम ने अपनी घड़ी की ओर देखा और कहा, हम बोई जुयेन अभी तक नहीं आए हैं। उन्होंने मेहमानों को आमंत्रित किया था और देर हो गई। वह किसी काम में व्यस्त रहा होगा, इसलिए उसे थोड़ी देर हो गई। लैम टू लैप ने कहा। वह जिस थाम बोई जुयेन को जानती थी वह धीमा व्यक्ति नहीं था। उसकी प्रेमिका, यह कौन होगी? क्या उसके पूर्व ने शहर भी नहीं छोड़ा? भाभी, क्या आप जानती हैं कि यह कौन है? ट्राम को अचानक याद आया कि आखिरी बार उसने उसे एक महिला की कार में देखा था। क्या यह वही महिला हो सकती है? क्या यह तांग डू नहीं है? लैम टू लैप ने पूछा। ट्राम ने अपना सिर हिलाया। वह लड़की चली गई। मुझे पता है, मैंने इसे देखा। लैम ह्यू तिन्ह ने ट्राम की बात को बीच में ही काट दिया। उसे गर्व था कि वह इसे देखने वाला पहला व्यक्ति था, भले ही धारणा बेहद खराब थी। वास्तव में, ट्राम ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या यह सुंदर लग रहा है? लैम ह्यू तिन्ह ने एक पल के लिए सोचा, यह भी सुंदर है, चाहे वो कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो। अगर आपकी धारणा खराब है तो सब कुछ बेकार है। लैम ह्यू तिन्ह ने सुंदरता को पूरी तरह से किनारे रख दिया, केवल यह याद रखते हुए कि वह अच्छी नहीं थी। यह अच्छा क्यों नहीं है, इसके बारे में वह स्पष्ट नहीं है। वह बस इस व्यक्ति को पसंद नहीं करती है। दो लोग रेस्तरां के दरवाजे से अंदर आए। हमने मेहमानों को आमंत्रित किया लेकिन हमें देर हो गई। हमें वास्तव में खेद है। थाम बोई जुएन का चेहरा बहुत अच्छा नहीं था। उसे लगा कि टोंग नहा हिन बहुत जिद्दी था और वह अभी भी कपड़े बदलने के लिए घर गया था।
इसलिए उसे देर हो गई। आज मैंने तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाया। अगर तुम अच्छे कपड़े नहीं पहनोगे तो क्या तुम मुझे नीचा नहीं दिखाओगे? टोंग नाहिन को पता था कि देर से आना बुरा है, लेकिन उसने सोचा कि अगर वह थाम बोई जुएन के दोस्तों से मिलने जा रही है तो वह खुद को अच्छी तरह से तैयार करना चाहती थी। अध्याय 1187। यदि तुम मैले कुचैले और बदसूरत हो, अगर मैं तुम्हें दोस्तों से मिलवाने ले जाऊं तो क्या तुम्हारी बदनामी नहीं होगी? थाम बोई जुएन ने धीरे से कहा, मैं दिल को महत्व देता हूँ, रूप को नहीं। आप ही है। दूसरे लोगों के विचारों की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। टोंग नाहिन ने चिल्लाकर कहा, क्या आप नाराज हैं? नहीं। ठीक है, हम यहाँ हैं। थाम बोई जुएन ने फिर कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपने निजी कमरे का दरवाजा खोला, मुस्कुराए और कहा, देर से आने के लिए क्षमा करें। टोंग नाहिन वास्तव में सुंदर है, बहुत ही गंभीर कपड़े पहने हुए। उसने थाम बोई जुएन की बाह पकड़ी, मुस्कुराई और कहा, क्षमा करें, रास्ते में ट्रैफिक जाम था, हमें देर हो गई। थाम बोई जुएन ने उससे झूठ बोलने की उम्मीद न करते हुए भौहें चढ़ा दी। यह स्पष्ट था कि कपड़े बदलने के कारण उसे देर हो गई थी, तो वह कैसे झूठ बोल सकती थी और कह सकती थी कि ट्रैफिक जाम था। यह ठीक है, यह ठीक है। ट्राम मुस्कुराई, उसे ऊपर से नीचे तक देखा, अपनी भौहें ऊपर उठाईं। यह सचमुच वही महिला थी। थाम बोई जुएन ने टोंग नाहिन से परिचय कराया, यह ट्राम है, मेरे दोस्त। टोंग नाहिन विनम्रता से मुस्कुराई, हेलो। ट्राम ने सिर हिलाया। लैम ह्यू तिन टोंग ट्रियन बाक के कंधे पर लेट गया और फुसफुसाया, पिताजी, मुझे यह लड़की पसंद नहीं है, मैं उससे बहुत नफरत करता हूँ। टोंग ट्रियन बाक ने धीरे से अपनी बेटी को थपथपाया और धीमी आवाज में कहा, तुम्हें अपमानजनक नहीं होना चाहिए। लैम ह्यू तिन्ह ने चिल्लाकर फुसफुसाया, सच्चाई ऐसी ही है, भाभी, यह टोंग नाहिन है, मेरी प्रेमिका। थाम बोई जुएन टोंग नाहिन को लाम टू लैप में लाए और उनका परिचय कराया। नमस्ते, टोंग नाहिन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी नज़र मिस्टर लैम टू ला पर पड़ी और फिर उसकी नज़र उसके बगल में बैठे टोंग ट्रियन बाक पर पड़ी। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा। जैसे ही वह अंदर गई, उसने तुरंत इस आदमी को देखा। उसे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि थाम बोई जुएन ऐसे लोगों के संपर्क में आएगी। यह सच है कि उत्कृष्ट लोग उत्कृष्ट लोगों के संपर्क में आते हैं। अगर वह जानती थी कि थाम बोई जुएन के साथ इतने अच्छे संबंध हैं, तो उसे जल्द ही पकड़ लेना चाहिए था। लैम टू ला ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हेलो, उस पर टोंग नाहिन की अच्छी छाप है, वह सुंदर और विनम्र है। हम बहुत देर से तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं, हमें अब और भूखा मत करो। हाँ, चलो बैठो। टोंग नाहिन ने थाम बोई जुएन को नीचे खींच लिया। ट्राम ने अपना सेल फोन अपने हाथ में रखा, चुपके से थाम बोई जुएन और टोंग नाहिन की एक तस्वीर ली और उसे तान नहा को भेज दिया। इसके तुरंत बाद टैन नहा ने आश्चर्यचकित भाव से संदेश भेजा, इन शब्दों के साथ, थम बोई जुएन के बाद वाली महिला कौन है? ट्राम ने उत्तर दिया, मुझे लगता है, टैन नहा, क्या आप इसके बारे में दोबारा बात करना चाहते हैं या नहीं? क्रोधित अभिव्यक्ति। ट्राम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वह उसकी प्रेमिका है। आज उसे हमसे मिलवाओ। अगर तुम अभी भी यहाँ हो तो ठीक है, हम एक साथ खाना खा सकते हैं, या खाने के बाद। क्या मैं आपसे मिलने के लिए गाड़ी चला सकता हूँ? क्या समय हो गया है? तुम पागल हो क्या? मैं कल आपके साथ नाश्ता करना चाहता हूँ। टैन ना मुस्कुराए और फोन की ओर देखा, लेकिन दो अमित्र शब्द टाइप किए, नर्वस। ट्राम मुस्कुराई और फोन बंद कर दिया। मैं इस रेस्तरां के कुछ स्वादिष्ट विशिष्ट व्यंजनों के बारे में जानता हूँ। क्या आप लोगों के आहार पर कोई प्रतिबंध है? उसने लैम टू ला की ओर देखा, तुम्हें कौन सा स्वाद पसंद है?
मैंने सुना है कि गर्भवती महिलाएं बहुत नखरेबाज होती हैं। मैं किसी भी चीज को लेकर नखरेबाज नहीं हूँ। कुछ भी हो जाता है। लैम टू लैप ने उत्तर दिया। तो मैं ऑर्डर कर दूंगा। टोंग ना हिन्ह ने मेनू खोला। फिर लैम ह्यू तिन्ह ने कहा, आंटी, आपने अभी भी मुझसे नहीं पूछा। टोंग ना हिन्ह की अभिव्यक्ति एक पल के लिए रुकी। वह तुरंत मुस्कुराई और बोली, फिर आप क्या खाना पसंद करते हैं? लैम ह्यू तिन्ह टोंग ट्रियन बाघ की बाहों में झुक गया और बोला, मुझे नहीं पता कि इस रेस्तरां में क्या है। मैं कैसे ऑर्डर कर सकता हूँ? टोंग ना हिन्ह ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और लड़की को मेनू दिया। देखो तुम क्या खाना चाहती हो। अध्याय 1188। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन अपने दिल में वह लैम ह्यू तिन्ह से इतनी नफरत करती थी कि यह छोटी लड़की इतनी नफरत कैसे कर सकती है। अपने दिल में सोचना कोई शिक्षा नहीं है। लैम टू लैप ने भौहें चढ़ा ली और अपनी बेटी को थपथपाया। तुम इतनी अपमानजनक नहीं हो सकती। क्या तुम मुझसे इस तरह बात कर रही हो? यह ठीक है, ये सिर्फ बच्चे हैं। टोंग ना हिन्ह ने अपनी गरिमा बरकरार रखी है। दरअसल लैम ह्यू तिन्ह जानती थी कि यह गलत और अपमानजनक था और न जाने क्यों उसे यह आंटी पसंद नहीं थी। लेकिन इसका कोई कारण नहीं था। इसे पसंद करने का कोई कारण नहीं है और इससे नफरत करने का भी कोई कारण नहीं है। नुआ हाय को आज हमारे लिए खाना ऑर्डर करने दे। थोड़ा और ऑर्डर करें। आपके चाचा बोई जुएन के लिए मनोरंजन करना दुर्लभ है। ट्राम ने लैम ह्यू तिन्ह की ओर देखा। लैम ह्यू तिन्ह ने किंडरगार्टन के कुछ दिनों के बाद मेनू को देखा। वह अभी भी बहुत से शब्द नहीं जानती थी, लेकिन मेनू पर चित्र को देखकर वह अपनी उंगली से इशारा कर सकती थी। छोटी लड़की यह सोचकर मुस्कुराई कि यह मेनू स्वादिष्ट था। ऐसे कई अन्य मेनू थे जिनमें केवल शब्द थे लेकिन चित्र नहीं थे। यदि आप शब्द नहीं जानते हैं तो आप ऑर्डर कैसे कर सकते हैं? जब तक मिर्च नहीं है, वह इसे चुनेगी, क्योंकि घर का खाना फीका होता है और उसके पिता और माँ दोनों को हल्का खाना पसंद है, इसलिए वह हल्का खाना ऑर्डर करती है। भोजन की प्रतीक्षा करते समय ट्राम ने पूछा, मिस ना हिन्हा, ठीक है? टोंग ना हिन्ह ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा। ओह, तो आपके पिता निर्देशक टोंग हैं? इस समय ट्राम भी कुछ जानना चाहता था। उसे और लैम तुला को एक ही संदेह था कि यह महिला थाम बोई जुएन के असभ्य व्यक्तित्व को कैसे ठीक कर सकती है। इस समय उन्हें अचानक याद आया कि थाम बोई जुएन के वरिष्ठ का उपनाम भी टोंग था। क्या इस महिला के पिता सोंग के निदेशक हैं? थाम बोई जुएन आमतौर पर अपने काम के बारे में बात करना पसंद नहीं करते, इसलिए ट्राम को ज्यादा कुछ पता नहीं था। टोंग ना हिन्ह ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सही है। ऐसा क्यों है? क्या तुम पहले से शादीशुदा नहीं हो? उन्हें अभी भी याद है कि एक बार थाम बोई जुएन ने कहा था कि वह एक शादी में जा रहे हैं। उन्होंने पूछा कि यह किसकी शादी है और थाम बोई जुएन ने कहा कि वह उनके वरिष्ठ की बेटी थी। टोंग ना हिन्ह का चेहरा बेहद बदल गया। मैं तलाकशुदा हूँ। तलाक के बारे में पूछे जाने पर टोंग ना हिन्ह असहज महसूस करते हुए मुस्कुराईं और खड़ी हो गईं और कहा, मैं बाथरूम जा रही हूँ। बोलने के बाद बाहर चले जाओ। पूरी टेबल 2 सेकंड के लिए खामोश हो गई, जैसे सभी को उम्मीद नहीं थी कि वह तलाकशुदा है। ट्राम ने थाम बोई जुएन की ओर देखा। क्या वह आपका पीछा कर रही है? थाम बोई जुएन ने सिर हिलाया। ट्राम ने मन ही मन सोचा, ऐसा नहीं था कि उसे लगा कि तलाक बुरा था, बल्कि वह जानता था कि थाम बोई जुएन हमेशा अपने वरिष्ठों का सम्मान करता था। यदि उनके वरिष्ठ निदेशक टोंग ने इस मामले का उल्लेख किया, तो थाम बोई जुएन संभवतः निदेशक टोंग के सम्मान में सहमत होंगे। वह मूल रूप से अपनी पिछली प्रेमिका की स्थिति के कारण बुरे मूड में था, लेकिन अब वह टोंग ना हिन्ह के साथ खुश है, जो स्पष्ट रूप से बहुत अजीब है। आप दोनों एक दूसरे के अनुकूल नहीं हैं, ट्राम ने स्पष्ट रूप से कहा।
थाम बोई जुएन ने कोई संकेत नहीं दिखाया। कुछ भी अनुचित नहीं है। ट्राम ने चुपचाप उसकी ओर देखा। थाम बोई जुएन टू ट्राम को अपनी ओर घूरते देखकर चौंक गए। तुम मुझे किस लिए देख रहे हो? ट्राम ने ठंडे स्वर में कहा। मैं तुम्हें कांटे पर फंसी एक मोटी मछली की तरह देखता हूँ। हा हा हा। लैम ह्यू तिन अचानक हंसने लगे। उन्हें टू ट्राम के शब्द सचमुच हास्यास्पद लगे। क्या अंकल बोई जुएन एक मोटी मछली की तरह हैं? लैम टू लैप ने अपनी बेटी को गले लगाया और चुप रहने को कहा। लड़की के सिर पर हाथ फेरा और कहा, सुनो। लैम ह्यू तिन्ह ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। अध्याय 1189। ट्राम को लगता है कि थाम बोई जुएन मूर्ख है। आपका वरिष्ठ आपकी बेटी से शादी करना चाहता है। थाम बोई जुएन ने ईमानदारी से सिर हिलाया। वह इसे महसूस कर सकते थे और निर्देशक टोंग ने भी ऐसा कहा। ट्राम ने ठंडे स्वर में कहा, अगर मैं चाहता था कि तुम मेरे दामाद बनो, तो मैंने अपनी बेटी की शादी पहले किसी और से क्यों की? ऐसा इसलिए क्योंकि वह सहमत नहीं थी। अब टू ट्राम को टोंग ना हिन्ह से और भी अधिक नफरत है। पहले तो वह सहमत नहीं थी, लेकिन तलाक के बाद उसे लगा कि आप बेहतर थे। ट्राम एक पल के लिए रुका। उसकी आवाज ठंडी और सुनने में कठिन हो गई। तो आप प्रतिस्थापन हैं? ऐसे कठोर शब्द मत बोलो। थाम बोई जुएन ने पानी का एक घूंट लिया। मैं बुरी बातें नहीं कह रहा। सच तो यही है। पहले मैं तुम्हारी कद्र नहीं करता था। तलाक के बाद मुझे फिर तुमसे प्यार हो गया। यह कैसा इंसान है? ट्राम को ऐसी महिलाओं से घृणा है। थम बोई जुएन के यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। सच बताओ, तुम क्या सोचते हो? यदि तुम सचमुच उसे पसंद करते हो, यदि आप वास्तव में उसे पसंद करते हैं, तो हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। थाम बोई जुएन थोड़ा परेशान था और ट्राम उस पर ठंडा पानी डालती रही। लैम टू ला ने टू ट्राम की ओर देखा। बात करना बंद करो। मैं उसके मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। मुझे बस डर है कि उसे धोखा दिया जाएगा और उसे पछताना पड़ेगा। ट्राम ने भी पानी का एक घूंट लिया। यह वह व्यक्ति होगा जो जीवन भर आपके साथ रहेगा। आपको चुनना होगा। मैं आज खाना नहीं खा सकता। मैंने उस व्यक्ति को पहले ही देख लिया है। मैं अभी काम करना है। अब मैं पहले जाऊंगा। बोलना समाप्त करने के बाद टू ट्राम ने अपनी कुर्सी खींची। थाम बोई जुएन की ओर देखा और कहा, मुझे स्पष्ट बोलने के लिए क्षमा करें। मुझे वास्तव में यह महिला पसंद नहीं है। बोलने के बाद वह तुरंत चला गया। लैम टू लैप को टोंग ना हिन्ह के साथ थाम बोई जुएन का रिश्ता कुछ हद तक नापसंद था। तलाक हो गया और फिर उसके साथ वापस आ गया। वास्तव में यह बहुत पसंद नहीं आया। लाइक टू ट्राम ने कहा, ऐसा लगता है जैसे वह सिर्फ एक प्रतिस्थापन है। वह थाम बोई जुएन जैसा एक अच्छा इंसान क्यों है? भाभी, आप क्या सोचती हैं? थाम बोई जुएन ने लैम टू लैप को स्वप्न में देखा। वह अंदर से बहुत उलझन में था। वह जानता है कि टोंग ना हिन में बहुत असंगतता है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि जब तक उसके साथ रहने के लिए कोई है, तब तक उसे कुछ भी महसूस नहीं होता है। भावनात्मक मामले, वह आपको कैसा महसूस कराती है, इस पर आपको खुद विचार करना होगा। टोंग ट्रियन बाख ने लैम टू लैप के लिए बात की। थाम बोई जुएन चुप थे। उसने पहले ही खुद को आश्वस्त कर लिया था, लेकिन टू ट्राम से भ्रमित होने के कारण उसका मूड शांत नहीं हो सका। उसे लगा कि उसका निर्णय सचमुच गलत था। ट्राम के लिए बाहर गया और बाथरूम से वापस आते हुए टोंग ना हिन में भाग गया। टोंग ना हिन ने उसे देखा, मुस्कुराया और कहा, क्या आप जा रहे हैं? अभी तक चावल नहीं खाया है, मुझे कुछ निपटाना है। बोलने के बाद उसके पास से चलते हुए टू ट्राम 2 कदम बाद रुकी। मिस ना हिन्हा। टोंग ना हिन्हा फिर भी मुस्कुराती रही और पूछा, क्या यह ठीक है अगर मिस्टर टू ट्राम ने मुझे फिर से बुलाया?
मैं सुश्री ना हिन्ह से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपको बोई जुएन के बारे में क्या पसंद है? टोंग ना हिन्ह ने बिना सोचे कहा, वह बहुत अच्छा है, मुझे उसकी हर चीज पसंद है। तो आपको यह पहले क्यों पसंद नहीं था, लेकिन तलाक के बाद तक यह पसंद क्यों नहीं आया? ट्राम से तेजी से पूछा। टोंग ना हिन्ह अपनी मुस्कुराहट को रोकने में थोड़ा असमर्थ थी। आपका इससे क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब है? सुश्री ना हिन्ह इतनी स्मार्ट हैं, क्या उन्हें इसका एहसास नहीं हो सकता? ट्राम ने कहा, एक व्यक्ति के रूप में आपको ईमानदार रहना होगा। अच्छे लोगों को धमकाना नहीं चाहिए, अन्यथा प्रतिशोध होगा। टोंग ना हिन्ह का चेहरा पूरी तरह से तनावग्रस्त था। उसकी बची खुची विनम्रता भी गायब हो गई। उसने ठंडे स्वर में कहा, सिर्फ इसलिए कि मैं तलाकशुदा हूँ, मैं खुश रहने के योग्य नहीं हूँ? क्या आपको लगता है कि थाम बोई जुएन के साथ रहने से आपको खुशी मिलेगी? ट्राम को अजीब लगा। हाँ, जब मैं उसके साथ होता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, ट्राम ने मुस्कुराते हुए कहा। आपको लगता है कि वह अच्छा है? आपने पहली बार उसे मना क्यों किया? वह खुश महसूस करती है। तो क्या आपने उससे पूछा है कि वह खुश है या नहीं? क्या सुश्री ना हिन्ह ऐसी व्यक्ति हैं जो केवल अपनी परवाह करती हैं और दूसरों की भावनाओं को भूल जाती हैं? अध्याय 1190। आप। मैं सिर्फ अपने दोस्त के अन्याय के बारे में शिकायत कर रहा हूँ। मिस ना हिन्हा, ध्यान मत दीजिए। बोलने के बाद वह बाहर चले गए। टोंग ना हिन्हा अपनी जगह पर खड़े होकर नाराजगी से टू ट्राम की ओर देख रहे थे। आप दूसरे लोगों की चीजों की बहुत ज्यादा परवाह करते हैं। ट्राम ने यह सुना और उसे नजरअंदाज कर दिया। वह रेस्तरां से बाहर चला गया, कार की चाबी ली और सड़क के किनारे खड़ी कार की हेडलाइटें जल गई। जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा, वह उतना ही क्रोधित होता गया। टोंग ना हिन्ह की कहानी पहले तो थाम बोई जुएन का सम्मान नहीं करती थी, लेकिन तलाक के बाद वह उसे ढूंढने आई। वह इतनी बेशर्म क्यों है? कार स्टार्ट करने के बाद वह तुरंत नहीं चला, बल्कि शहर सी तक जाने के लिए मैप खोलने के लिए अपने सेल फोन का इस्तेमाल किया। रात में रोशनी बहुत अच्छी नहीं थी। ट्राम नाखुश था और उसने तान नहा से मिलने जाने का फैसला किया, इसलिए वह कुछ भी नहीं लाया। सुबह 3 बजे सिटी सी के क्षेत्र में पहुंचे और 5 बजे टैन ना के आवास पर पहुंचे। यह वह घर है जहां लैम टूला पिछली बार रहती थी। वर्तमान में तान ना वहां अकेली रहती है। सुबह 5 बजे वह अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। वह अभी तक नहीं जगी थी। तो उसने अपना पजामा पहन लिया। दरवाजा खोलो। यह कौन है? जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि ट्राम झुर्रियों वाले कपड़ों और अंधेरी आंखों के साथ बाहर खड़ी है। कल उसने कहा था कि वह आएगा। तान ना ने सोचा कि वह मजाक कर रहा है, क्योंकि वह अभी 2 दिन पहले ही यहाँ आई थी। भाई, तुम यहाँ कैसे भाग आए? ट्राम मुस्कुराई। मैं तुम्हें देखना चाहती थी, इसलिए कार से आई। तान नहा को दिल में थोड़ा भावुक महसूस हुआ और उसने कहा, अंदर आओ। ट्राम ने उसकी गर्दन को गले लगाया। तान नहा ने आश्चर्य से अपनी आंखें खोलीं और उसके कंधे में अपना सिर छिपाया और फुसफुसाया, मुझे तुम्हारी याद आती है। तान नहा ने कोई जवाब नहीं दिया लेकिन चुप रही। थोड़ी देर बाद उसने कहा, पहले अंदर जाओ, यहाँ खड़ा होना अच्छा नहीं है। फिर ट्राम ने उसे जाने दिया। तन नहा ने दरवाजा बंद किया और पूछा, क्या आप कुछ सोना चाहते हैं? उसकी आंखों के काले घेरे इतने बड़े हैं कि वह निश्चित रूप से पूरी रात सोया नहीं होगा। ट्राम ने अपना सिर हिलाया। मुझे नींद नहीं आ रही है। तान नहा ने उस पर थोड़ा पानी डाला और फिर सोफे पर बैठ गई और पूछा, थम बोई जुएन की प्रेमिका क्या कर रही है? वे एक दूसरे को कैसे जानते थे? इसका दोबारा जिक्र मत करना। ट्राम ने पानी का एक घूंट लिया। एक तलाकशुदा महिला। पहले वह थाम बोई जुएन को महत्व नहीं देती थी। तलाक ले लिया और फिर उसे ढूंढने चली गई।
थाम बोई जुएन अभी भी कुंवारी है, वह महिला क्यों रहना चाहती है उसे? टैन ना ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और उसकी ओर देखकर पलकें झपकाईं। तुम्हारे बारे में क्या? तो क्या हुआ? ट्राम को लेकर थोड़ा असमंजस में था। मार्जिन, क्या तुम कुंवारी हो? टैन ना मुस्कुराई, लेकिन उनकी आंखों में कोई मुस्कान नहीं थी, थोड़ी डरावनी थी। जब ट्राम पानी पी रहा था और लगभग थूक ही रहा था, तो उसे ऐसा क्यों लगा कि वह खुद को नुकसान पहुंचा रहा है? तन्हा, चलो अब अतीत के बारे में बात न करें। ठीक है। ट्राम ने चापलूसी करते हुए अपने नाइट गाउन की आस्तीन पकड़ ली और दयनीयता से कहा, मुझे पता था कि मैं तुमसे मिलूंगी, इसलिए मैंने अपनी बेगुनाही बरकरार रखी। मैंने वादा किया कि भविष्य में मैं अपने अलावा किसी अन्य महिला को नहीं छूऊंगी। क्या वह सच है? टैन नहा को स्पष्ट रूप से इस पर विश्वास नहीं हुआ। ट्राम ने तुरंत 3 उंगलियां फैलाईं और स्वर्ग की कसम खाई, अगर मैं झूठ बोलूंगा तो मैं अपने जीवन में फिर कभी आदमी नहीं बनूंगा। क्या यह काफी क्रूर है? तान नहा उठ खड़ी हुई। मैं आपकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करूंगी, भले ही वह एक बिंदु ही क्यों न हो। ट्राम के लिए 8230, मुझे बाद में काम पर जाना है। मैंने देखा कि तुम पूरी रात सोई नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें एक कंबल दिया। बोलने के बाद तान नहा शयन कक्ष में चली गई। ट्राम ने तुरंत उसका पीछा किया। मैं आपको देखने के लिए पूरी रात यहाँ रास्ते में दौड़ता रहा। क्या आप मुझे एक कंबल दे सकते हैं? मैं कहाँ सोऊंगा? टैन नहा ने शांति से उसकी ओर देखा और कहा, सोफा। ट्राम के लिए 8230। उसे पूरी रात नींद नहीं आई और वह उससे मिलने आया, लेकिन सोफे पर सो गया। तन्हा, यहाँ कुल 3 कमरे हैं। क्या आप जानते हैं कि बाकी 2 कमरों में कौन रहता है? तो बताओ, तुम किस कमरे में सोना चाहते हो? टैन नहा ने अपनी बाहें अपनी छाती पर रख ली और उसकी ओर देखा। अध्याय 1191। यह स्थान पहले लाम तू ला में रहता था, उसके कमरे को छोड़कर जहां लाम तू ला और उसके 2 बच्चे रहते थे। लैम टुला के कमरे में निश्चित रूप से प्रवेश की अनुमति नहीं थी। अगर वह चली भी जाती तो वह 2 बच्चों को छोड़कर उस कमरे में नहीं सो सकता था। लेकिन वह दोनों बच्चों के साथ सोना नहीं चाहता था। उसने सोचा कि तान नहा का कमरा सबसे उपयुक्त है। उसके चेहरे पर एक चापलूसी भरी मुस्कान थी। मुझे लगता है कि आपका कमरा उपयुक्त है। तान नहा ने उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। सपने देखना बंद करो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। ट्राम के बुरी तरह खेलने के लिए, उसकी बाहों से बचने के लिए नीचे झुक गया, बिस्तर पर लेट गया, सूती कंबल को गले लगाते हुए, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ। उसने अपना सिर सूती कंबल में छिपा लिया। वहां तान नहा की गर्मी और गंध थी। हालांकि उसका चेहरा बदल गया, लेकिन उसके शरीर की गर्मी नहीं बदली। उसने लालच से रजाई को कस कर पकड़ लिया। टैन नहा ने गुस्से में अपने होंठ काटे और उसे बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि उसकी ताकत उसकी जितनी अच्छी नहीं है। अगर वह पहले से ही इतनी बेशर्म है, तो वह उसे बिस्तर से नीचे नहीं खींच सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। बिस्तर के पास खड़ा हो गया और बोला, ट्राम से, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अब भी इतने बदमाश होगे। ठीक है, सो जाओ। मैं कल घर चला जाऊंगा ताकि तुम्हें अब मेरी तलाश न करनी पड़े। ट्राम तुरंत उठ बैठी। उसे इस तरह मजाक नहीं करना चाहिए। अपने चेहरे पर दयनीय भाव के साथ उसने टैन नहा का हाथ पकड़ लिया और कहा, टैन नहा, मेरे टैन नहा, क्या तुम अब भी इतने क्रूर हो कि मुझे रात भर की ड्राइविंग के बाद सोफे पर सोने देते हो? टैन नहा ने ठंडे स्वर में अपनी आंखें घुमाईं। मैं तुम्हारी चापलूसी नहीं सुनूंगी। ट्राम के सामने एक दयनीय अन्यायी व्यक्ति की तरह बिस्तर से उठ खड़ा हुआ, सिर झुकाया और एक तरफ चला गया। दयनीय होने का नाटक मत करो।
तान नहा की आवाज शांत थी। जाओ, स्नान करो और सो जाओ। ट्राम ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया, लेकिन अंदर ही अंदर वह मुस्कुराया। दयनीय होने का नाटक करना हमेशा मददगार होता था। इस महिला को नरम पसंद थी, न कि कठोर। अगर तान नहा को पता होता कि वह क्या सोच रहा है, तो वह निश्चित रूप से उसे घर से बाहर जाने देती। तुम पहले बाहर जाओ। ट्राम ने आज्ञा मानी और तुरंत कमरे से बाहर निकल गया, यह जानते हुए कि अगर तान नहा को गुस्सा आया तो वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब लगभग 6 बज चुके हैं। वह यह देखने के लिए रसोई में गई कि क्या खाने के लिए कुछ है। टैन नहा ने कल ही बहुत सारा खाना खरीदा था, इसलिए वह बाहर खाना नहीं खाना चाहती थी। वह घर पर ही रहती है। बस थोड़ा सा इच्छानुसार करो। सो ट्राम ने अपनी आस्तीनें ऊपर उठाईं, अपने हाथ धोए, अंडे और ब्रेड निकाले। वह जटिल व्यंजन पकाना नहीं जानता था, लेकिन वह फिर भी अंडे भून सकता था और ब्रेड टोस्ट कर सकता था। रेफ्रिजरेटर में इन चीजों को देखकर उसे पता चल गया कि वे थी क्विन के लिए नहा नाश्ता तैयार करता है। ब्रेड को तलने और टोस्ट करने के बाद उसने उसे एक प्लेट में रखा, एक कप ढूंढा और उसमें दूध डाल दिया। टैन नहा ने अपना चेहरा धोया, कपड़े बदले और बाहर चली गई, यह देखकर कि उसने नाश्ते की तैयारी पूरी कर ली है। उसने भौहें चढ़ा ली और चली गई। क्या आप अभी भी नाश्ता बना सकते हैं? ट्राम ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। टैन नहा ने ठंडे स्वर में कहा, आप सिर्फ एक नाश्ते से लोगों को खुश करना चाहते हैं? यह नाश्ता आपको हमेशा के लिए जीवित बना सकता है। ट्राम के लिए 8230। उसने अपनी नाक को छुआ, मुस्कुराया और कहा, बैठो और खाओ। टैन नहा आगे बढ़े और बैठने के लिए एक कुर्सी खींची। मुझे बाद में स्टोर पर जाना है, बस अपना काम करो, मेरी चिंता मत करो। बस मुझे बताओ कि तुम शाम को कितने बजे काम खत्म करते हो। ट्राम ने मुस्कुराते हुए कहा। टैन नहा ने दूध का एक घूंट लिया। यह अनिश्चित है, तो क्या मैं तुम्हें ढूंढने आ सकता हूँ? ट्राम ने मुस्कुराते हुए कहा। टैन नहा ने एक शब्द भी नहीं कहा। इसे मौन सहमति के रूप में लिया गया। टैन नहा के जाने के बाद ट्राम ने सफाई की और टैन नहा के बिस्तर पर लेट गई, इस उम्मीद में कि टैन नहा के साथ शाम बिताऊंगी। रात के खाने के लिए अच्छे माहौल वाला एक रेस्तरां ढूंढूंगी, फिर चारों ओर घूमूंगी और फिर उसे छोटे से पकड़ने का अवसर लिया। हाथ लगाओ और धीरे से उसके चेहरे को चूमो। ट्राम एक मीठे सपने में डूब गई। लगातार बजती फोन की आवाज से अचानक जाग गई। फोन उठाया और समय देखा, दोपहर के 3 बज चुके थे। तुरंत उठ बैठी। वह लगभग 1 घंटे से सो रहा था। दिन ऊपर के अलावा टोंग ट्रियन बाख ने आपको यहाँ क्यों बुलाया? उसने उत्तर बटन दबाया। अरे, आप मुझे क्यों बुला रहे हैं? मैं अब अपनी पत्नी को ढूंढना चाहता हूँ। मेरे पास थाम बोई जुएन के व्यवसाय की परवाह करने का समय नहीं है। यह मैं हूँ। भाभी, भाभी। ट्राम को होश आया। क्या कुछ ऐसा है जिसे आप ढूंढ रहे हैं? अध्याय 1192। ट्राम के लिए बोई जुएन वर्तमान में लापता है। ट्राम को ऐसा लग रहा था जैसे बिजली गिर गई हो। थोड़ी देर बाद उसे होश आया। क्यों? क्या हो रहा है? उसने खड़े होते हुए कहा और कपड़े पहने। फोन के दूसरी ओर से आवाज कांप उठी। वह कैन हाउ की कार चला रहा था और खेत टैम पुल से गिर गया। वह अभी भी नहीं मिला है। कान्हा हाउ अभी भी मेरी तलाश कर रहा है। मैं बहुत चिंतित हूँ। कृपया कान्हा हाउ को ढूंढने में मदद करें। जितना अधिक समय बीत जाएगा, खतरा उतना ही अधिक होगा। भाभी, चिंता मत करो, मुझे पता है, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। ट्राम तेजी से बाहर चली गई। ऐसा क्यों हुआ? कैन हाउ फिलहाल लोगों की तलाश कर रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ इसकी कोई जांच नहीं हुई है। इस समय लैम टू लैप लैम ह्यू तिन्ह को गले लगा रही थी। उसका दिल कांप रहा था।
जब कार गिरी तो अंदर लैम ह्यू तिन और आंटी वोंग थी। उन्हें उस समय की स्थिति के बारे में नहीं पता था। उन्हें केवल इतना पता था कि लैम ह्यू टिन को बचा लिया गया था। आंटी वोंग डूब गईं और थाम बोई जुएन कहीं नजर नहीं आईं। लैम ह्यू तिन्हा डरा हुआ लग रहा था। बिना कुछ बोले लैम तू ला की बाहों में लेटा हुआ था। लैम टू लैप ने लगातार उसकी पीठ थपथपाई, उसे सांत्वना दी। डरो मत, माँ यहाँ है, वहाँ पानी है, बहुत सारा पानी। लैम ह्यू तिन्ह ने उसका कॉलर कसकर पकड़ लिया। माँ, मैं बहुत डरी हुई हूँ, बहुत डरी हुई। लैम टू लैप ने छोटी लड़की के माथे को चूमा। माँ यहाँ है, मैं तुम्हें कम डराने के लिए गले लगाऊंगा। अब वह बहुत चिंतित है, इस बात से चिंतित है कि थाम बोई जुएन के साथ क्या हुआ, यह कैसे हो गया। वो घबराकर लिविंग रूम में आगे पीछे चल रहा था। कैप्टन बोई जुएन कार की चाबियां वापस करने के लिए कहने आए, ठीक उसी समय जब टियो न्हू आंटी वोंग के साथ केक खरीदने जाना चाहती थी। ड्राइवर आज छुट्टी पर था, इसलिए कैप्टन बोई जुएन उन्हें ले गए। जाओ, तुम पुल से क्यों उतर गए? लैम टू लैप ने पूछा। टियो नुआ केक खाने के बारे में क्यों सोच रहा है? छोटी लड़की को गर्मियों में आइसक्रीम बहुत पसंद है और घर के रेफ्रिजरेटर में इसकी भरपूर मात्रा होती है। नानी वो और चाची वोंग बातें कर रही थी। नानी वो ने गलती से चाची वोंग की उम्र पूछ ली। परिणामस्वरूप उसे पता चला कि आज चाची वोंग का जन्मदिन था। जब लैम ह्यू तिन्हे ने सुना तो उसने कहा कि उसे केक खरीदने जाना है। ड्राइवर आज घर पर नहीं था। तभी थाम बोई जुएन आया। उसने सभी को भगा दिया, लेकिन ऐसा होने की उम्मीद नहीं थी। अब विला में केवल लैम टू ला, उसके 2 बच्चे और वो हैं। टोंग काई फोंग और ट्रिन डुक ऑन थाम पेई जुएन को खोजने में मदद करने के लिए निकले। वह इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उस वक्त क्या हो रहा था। एक मर चुका है, दूसरा लापता है और एक अब डरा हुआ है और लैम टू लैप की बाहों में कांप रहा है। 8221 लैम ह्यू तिन्ह न तो सोई और न ही बात की। बस लैम टू लैप की बाहों में लिपटी हुई लैम तिन्ह तुएट सामने वाले सोफे पर बैठ गई। अपने होठों को सिकोड़कर अपनी बहन की ओर देखा, फिर अचानक सोफे से उतर गई और लैम के पास चली गई। अपनी बहन के पास गया और उसके सिर को छूकर पूछा, क्या तुम्हें भूख लगी है? लैम ह्यू तिन्ह ने उत्तर नहीं दिया। लड़के ने आह भरते हुए कहा। इस बार उसकी बहन सचमुच डर गई थी। वह अब कुछ कहना भी नहीं चाहती थी। देर रात हो चुकी थी। लैम टू लैप ने वू से लैम तिन्ह तुएट को बिस्तर पर ले जाने के लिए कहा, लेकिन लड़का नहीं गया। माँ के बारे में क्या? मैं तुम्हारे पिता के घर आने का इंतजार करूंगा। लैम टू लैप ने अपने बेटे की ओर देखा। अच्छा लड़का, सो जाओ। लैम तिन्ह तुएट उसके बगल में बैठी और बोली, मैं माँ के साथ इंतजार करना चाहती हूँ। लैम टू लैप ने अपने बेटे के सिर को छुआ और उसे गले लगा लिया। उनके साथ इंतजार करना अब इतना अधीर नहीं होगा। आज रात उनमें से कोई भी नहीं सोया। जब सुबह हुई तो नानी वो ने कहा, मुझे खाने के लिए कुछ बनाने दो। कल रात सभी ने कुछ नहीं खाया। अब हमें खाना होगा। चलो कुछ खाना बनाते हैं। टोंग ट्रियन बाक अभी तक वापस नहीं आया है, इसलिए शायद उसे अभी तक थाम बोई जुएन नहीं मिली है। वह कैसे खा सकती है? यहाँ तक कि अगर वह नहीं भी खाती है तो भी दोनों बच्चों को खाना पड़ता है, और बाद में जब टोंग खाई फोंग और अन्य लोग लौटेंगे तो वे भी खाएंगे। सबके लिए तैयार रहें। हालांकि सब कुछ तैयार हो चुका था, लेकिन वे फिर भी एक दिन तक नहीं लौटे। दोनों बच्चे इसे सहन नहीं कर सके और सोफे पर सो गए। लैम टू लैप लैम ह्यू तिन्ह को ऊपर ले गई और नर्स वू लैम तिन्ह तुएट को नीचे के बेडरूम में ले गई। वह बिस्तर के किनारे पर बैठ गई और अपनी बेटी को ढकने के लिए रजाई खींच ली। उसे नीचे रखने की हिम्मत नहीं हुई, अन्यथा वह जाग जाती और फिर से उसकी तलाश करती। लड़की को बहुत बड़ा झटका लगा।
अध्याय 1193। नानी वो ने लैम तिन्ह तुयट को बिस्तर पर लिटा दिया। जागने का कोई संकेत न देखकर वह रसोई में गई और लैम टू लैप के लिए सूप का एक कटोरा लेकर आई। सूप का यह कटोरा पी लो। लैम टू ला ने अपना सिर हिलाया। मैं इसे नहीं पी सकता। यदि आप नहीं पी सकते तो आपको पीना होगा। आप अभी भी इंसान हैं। नानी ने उसे सूप का एक कटोरा और एक चम्मच दिया। मुझे तुम्हें खिलाने दो। कोई जरूरत नहीं। बस इसे टेबल पर छोड़ दो। मैं इसे बाद में पी लूंगा। लैम टू ला नानी वो को उसे कैसे खिलाने दे सकती थी? वह वास्तव में शराब नहीं पीना चाहती थी। नहीं, वह चाहती थी कि नानी वो चिंता करे। इसी समय नीचे एक दरवाजा खुलने की आवाज आई। लैम टू ला घबरा गया। क्या वे वापस आ गए हैं? वो ने कहा। मुझे नीचे जाकर देखने दो। एक पल में ऊपर की ओर कदमों की आवाज आ रही थी। जब वह मुड़ी तो वह टोंग ट्रियन बाक थी। कैसा चल रहा है? क्या तुम्हें वह अभी तक मिला है? लाम टू ला ने चिंतित होकर पूछा। टोंग ट्रियन बाक ने कुछ नहीं बोला। उसने बस अपना कॉलर ढीला कर दिया। उसका चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। लैम टू ला का चेहरा डूब गया। स्पष्ट रूप से उसे अभी भी इसका पता नहीं चला है, अन्यथा उसका मूड इतना खराब नहीं होता। टोंग ट्रियन बाक ने सूप का कटोरा अभी भी मेज पर देखा और थोड़ा भौहें चढ़ाई। क्या तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? मैं नहीं खा सकता। लैम टू लैप ने अपनी आंखें नीची कर ली। टोंग ट्रियन बाक बिस्तर पर बैठे अपनी पत्नी की ओर देखा और फुसफुसाए। यह को बेक था जिसने यह किया। उनके परिवार को नहीं पता था कि उन्होंने उसे बाहर निकालने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था। वे मूल रूप से विदेश जाने का इरादा रखते थे, लेकिन उस दिन जब श्री सह को गिरफ्तार किया गया और मौत की सजा सुनाई गई तो वे उससे बदला लेना चाहते थे। 2 दिन और रात तक वह बाहर लोगों की तलाश में था और उस समय की स्थिति की जांच कर रहा था। पुल पर निगरानी कैमरे थे। उस समय के सभी दृश्य रिकॉर्ड किए गए थे। को बेक को पता था कि यह टोंग ट्रियन बाक की कार थी, लेकिन यह नहीं पता था कि टोंग ट्रियन बाक गाड़ी चला रहा था या नहीं। वह एक 4 पहिया ऑफ रोड वाहन चला रहा था और थाम पेई जुएन द्वारा संचालित कार से टकरा गया पुल पर और थाम पेई जुएन बाहर नहीं निकल सका और अंदर बच्चे थे, इसलिए वह निष्क्रिय था। जब को बेक की कार रेलिंग से दब गई तो उसने लैम ह्यू तिन्ह को कार की खिड़की से फेंक दिया और राहगीरों ने उसे बचा लिया। हालांकि वह और आंटी वुंग समय पर नीचे नहीं कूद सके, इसलिए वे दोनों कूद गए नीचे। कार पुल से नीचे गिर गई। खेताम पुल के नीचे एक नदी है। पानी तेजी से बहता है, इसलिए नीचे गिरना बहुत खतरनाक है। कार बरामद कर ली गई। कार का दरवाजा अभी भी बंद था। शीशा क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था। थाम बोई जुएन का कोई निशान नहीं था। केवल आंटी वोंग अंदर डूब गईं। लैम टू लैप का शरीर थोड़ा कांप उठा। तो फिर को बेक अब कहाँ है? क्या तुम्हें भागना पड़ा था? नहीं, वह भागना चाहता था। उसके जाने से पहले हमने उसे पास के एक छोटे से होटल में पाया और उसे पुलिस स्टेशन ले गए। वह लैम टू लैप को पीने के लिए मेज पर सूप का कटोरा लाया और उसे सांत्वना देते हुए कहा, यह अच्छी बात है कि मैं उसे नहीं ढूंढ सका। इसका मतलब है कि वह शायद ठीक है। ट्राम और निर्देशक टोंग अभी भी किसी की तलाश कर रहे हैं। मैं वापस आऊंगा और आपसे थोड़ी देर मिलूंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। लैम टू लैप अभी भी चिंतित है। नदी के दोनों किनारों को ठोस तटबंध बनाने के लिए चट्टानों से ढक दिया गया है। क्या किसी ने उसे भागने में मदद नहीं की? को बेक कैसे बाहर आ सकता है? लैम टू ला को समझ नहीं आ रहा था कि अगर उसके पिता ऐसे होंगे तो उन्हें बाहर कौन निकाल पाएगा। टोंग ट्रियन बाक को अचानक कुछ ख्याल आया। वह थी को ह्यू गुएन, जो को परिवार की छठी सदस्य थी, अचानक लैम टू ला के सामने आ गई और थाम बोई जुएन को बहुत आसानी से पता चल गया कि यह उसका उद्देश्य क्या है।
क्या यह सचमुच उसके और लैम टूला के बीच भावनाओं को भड़काने के लिए है? ऐसा लगता है कि यह अभी स्पष्ट रूप से सही नहीं है। अगर यह वास्तव में उनकी भावनाओं के बीच घर्षण पैदा करता, तो यह इस तरह से खत्म नहीं होता। वह बिना कोई निशान छोड़े 2 बार दिखाई देने के बाद गायब हो गई। वह उसकी नजरों से बचना चाहती थी। हालांकि बेक की बहनें ऐसा नहीं करती। को परिवार के बारे में ज्यादा परवाह नहीं है। आखिरकार बेक को परिवार का इकलौता बेटा है। अब मिस्टर को मौत की सजा सुनाई गई है। को परिवार की अनूठी वंशावली को संरक्षित करने के लिए वेको को एक साथ लाए बाहर जाना अभी भी संभव है। ठीक है, पहले कुछ खा लो। टोंग ट्रियन बाक ने सूप का कटोरा अपने मुंह से लगाया। यदि आप बीमार हो गईं, तो आपके पेट में पल रहे बच्चे का क्या होगा? लैम टूला वास्तव में उसे मना नहीं कर सकती थी, इसलिए वह केवल अपना मुंह खोल सकती थी। सॉन्ग परिवार पिछले 2 दिनों से शांत नहीं है। निर्देशक टोंग बाहर किसी की तलाश कर रहे थे। श्रीमती टोंग सोफे पर बैठीं। ऐसा क्यों हुआ? तुम दोनों बस एक साथ थे और उसे कुछ हो गया। ठीक है माँ, अशुभ बातें कहना बंद करो। टोंग नहा परेशान थी और उसकी डांट सुनना नहीं चाहती थी। क्या तुम्हें मेरी चिंता नहीं है? तलाक हो गया है अब थाम बोई जुएन के साथ। वह नहीं जानता कि वह जीवित रहेगा या मर जाएगा। मेरे जीवन के बारे में इतनी सारी कहानियां क्यों हैं? टोंग नहा गुस्से में थी। सोफे से उठी और दरवाजे की ओर चल दी। अध्याय 1194। श्रीमती टोंग चिंतित होकर चिल्लाई, तुम इतनी देर से कहाँ जाना चाहते हो? मैं पिताजी से मिलने जाऊंगा और देखूंगा कि क्या मेरे पास कोई सुराग है। बोलना समाप्त करने के बाद वह घर से बाहर चली गई। वह अब श्रीमती टोंग की बकवास सुनना नहीं चाहती थी। उसने निर्देशक टोंग को बुलाया और पूछा, पिताजी, आप कहाँ हैं? निर्देशक टोंग नदी के अंत में हैं। पुलिस अधिकारी थाम बोई जुएन के ठिकाने की तलाश कर रहे हैं। यह जानते हुए कि उनकी बेटी आ रही है, उन्होंने तुरंत सेल फोन द्वारा अपना स्थान भेजा, यह सोचकर कि उसे आना चाहिए। आखिरकार वह और थाम पेई जुएन पहले ही एक रिश्ता स्थापित कर चुके थे। फिलहाल थाम बोई जुएन को अभी भी नहीं पता कि जीना है या मरना है। उसे चिंतित होना चाहिए और उसे ढूंढने के लिए यहाँ आना चाहिए। ट्राम नाव पर खड़ा था। उसका पूरा शरीर भीगा हुआ था। रात में रोशनी अच्छी नहीं थी। सब कुछ लेजर रोशनी से रोशन था। खोज की गति बिल्कुल भी धीमी नहीं थी, लेकिन फिर भी लोगों को चिंता करने में काफी समय लगा। लगभग 1 घंटे बाद टोंग नहा पहुंचे और निर्देशक टोंग की मदद से ट्रेन में चढ़े। अभी भी कोई सुराग नहीं। उसके हाव भाव कुछ चिंतित लग रहे थे। हालांकि वह पहले से जानती थी कि थाम बोई जुएन एक अच्छा इंसान था, लेकिन साथ रहने के पिछले कुछ दिनों में उसे लगा कि थाम बोई जुएन वास्तव में एक अच्छा इंसान था। अब जब दोबारा ऐसा कुछ हुआ है तो मैं भी काफी चिंतित हूँ। ट्राम ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। टोंग नहा को ट्राम पसंद नहीं आया, इसलिए उसने नमस्ते नहीं कहा। पिताजी, क्या हम और लोगों को भेज सकते हैं? टोंग नहा ने कहा। जिन लोगों को तैनात किया जा सकता है वे पहले से ही यहाँ हैं। वह भी चिंतित था, लेकिन इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं था। यह नदी शहर के बाहरी इलाके में बहती है और अभी भी बहुत लंबी है। उसका दिल बहुत भारी है और बचने की संभावना बहुत कम है। 8221 2 दिन और 2 रातें हो गईं। क्या वह व्यक्ति जिसने इसे पाया था अब भी जीवित रह सकता है? निर्देशक टोंग ने अपनी टोपी उतार दी और उदास होकर आह भरी। पिताजी, दोबारा ऐसा मत बनना। उसने निर्देशक टोंग का हाथ पकड़ा, आसमान में उगते सूरज को देखा और अचानक आह भरी। उन्होंने इस स्थान पर खोज की। नीचे एक कांटा था। एक तरफ पूर्व की ओर, दूसरी तरफ पश्चिम की ओर एक नदी थी जिसने खोज की कठिनाई को बढ़ा दिया था।
और 2 शाखाओं में भी विभाजित थी। ट्राम से कहा, मैं लोगों को पश्चिम में खोज करने के लिए ले जाऊंगा। निर्देशक टोंग ने सिर हिलाया और अधिक लोगों को उसके पास भेजा। ट्राम कई बार खुद ही नीचे चला गया, इतना थक गया कि उसकी शर्ट पसीने से भीग गई। भोर में टोंग ट्रियन बाख यहाँ आए और उनसे पूछा कि क्या उनके पास कोई सुराग है। ट्राम ने सबसे खराब स्थिति की तैयारी करते हुए अपना सिर हिलाया। शायद नहीं। टोंग ट्रियन बाख ने दृढ़ता से कहा, अगर यह नहीं मिला होता तो शायद यह पानी में डूब गया होता। शायद कोई इसे बचा लेता। जब कार बरामद की गई तो शीशा टूटा नहीं था और कार का दरवाजा बंद था। हम सभी जानते हैं कि कारें पानी में प्रतिरोधी होती हैं और दरवाजे नहीं खोल सकती। मुझे लगता है कि जब वह गिरे तो शायद वह कार से बाहर निकले और कार के साथ पानी में नहीं गिरे। उसने जो कहा वह बहुत उचित था, लेकिन ट्राम अभी भी थोड़ा भ्रमित था। यदि वह मरा नहीं होता तो हमने हर जगह उसकी तलाश की होती। इतनी दूरी पर भी कोई पता नहीं चल सका। कहाँ गया? टोंग ट्रियन बाख इसकी व्याख्या नहीं कर सकते। जैसे ट्राम ने कहा, यदि वह अभी भी जीवित है तो उसे कैसे नहीं पाया जा सकता। इस समय ट्राम ने अपने कपड़े एक तरफ रख दिए। उसकी जेब में फोन की घंटी बजी। उसने फोन निकाला। यह तान नहा का नंबर था। उसने उत्तर बटन दबाया। तन्हा, क्या तुम्हें अभी तक कोई मिला है? तन्हा ने पूछा। जब वह लौटा तो वह इतनी जल्दी में था कि उसने तान नहा को नहीं देखा, इसलिए उसने उसे थाम बोई जुएन की स्थिति के बारे में बताने के लिए बुलाया। वह चिंतित रही होगी, इसलिए उसने स्थिति के बारे में पूछने के लिए फोन किया। ट्राम से कहा, अभी भी नहीं मिला, या मैं आगे बढ़ूंगा। वापस मत आना। अगर तुम आओगे भी तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। जब मुझे खबर मिलेगी तो मैं तुम्हें फोन करूंगा। चिंता मत करो, हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। ज्यादा लोगों के आने का मतलब है ज्यादा लोगों की चिंता। थोड़ा दूर रहना ही बेहतर है। आंखें न देखे तो दिल को चिंता नहीं होगी। ठीक है, अगर आपके पास कोई खबर है तो मुझे बताना न भूलें। तन्हा ने कहा। ठीक है। अध्याय 1195। ट्राम ने अपना सिर झुकाया। मुझे डर है कि इस दौरान मैं आपसे मिलने नहीं आ पाऊंगा। मुझसे मिलने मत आना। महत्वपूर्ण बात किसी को ढूंढना है। ट्राम को गुनगुनाया। तन्हा ने फोन उठाया और कहा, अगर और कुछ नहीं है तो मैं फोन रख दूंगी। बोलने के बाद उसने कॉल काट दी। ट्राम ने फोन वापस अपनी जेब में रखा, खड़ा हुआ और टोंग कान्हाओं के पास गया और पूछा, मैं इसी तरह खोजता रहता हूँ, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता। टोंग ट्रियन बाख ने नदी पर खड़ी छोटी लकड़ी की नाव को देखा। पीछे मुड़कर पूछा, वह नाव किस लिए है? ट्राम ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे भी नहीं पता। उसने कुछ नहीं कहा। नाव को किनारे लगाने को कहा। ट्राम दौड़कर आई और पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? टोंग ट्रियन बाख ने फिर भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि उनका अनुमान सही था या नहीं। ट्राम ने नाव तक उसका पीछा किया और बाकी लोगों को तलाश जारी रखने दी। नदी के किनारे एक सुनसान सब्जी का बगीचा था। एक बूढ़ा आदमी सब्जियां चुन रहा था। बूढ़े ने धनिये के अंकुर तोड़कर टोकरी में रख दिए। जब उसने किसी को आते देखा तो पूछा, तुम दोनों क्या करना चाहते हो? मुझे नदी के किनारे खड़ी एक नाव दिखाई देती है। वह नाव किस लिए है? टोंग ट्रियन बाख ने पूछा। आप क्या पूछ रहे थे? बूढ़ा व्यक्ति उत्तर नहीं देना चाहता था। ट्राम से कहा, हम नदी की सफाई कर रहे हैं। तब बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं इस नदी पर हंस पालता था, लेकिन बाद में मुझे हंस पालने की अनुमति नहीं दी गई, इसलिए उस नाव का उपयोग नहीं किया जा सका। उस नाव का उपयोग हंसों को पालने के लिए किया जाता है ना? ट्राम से पूछा। बूढ़े आदमी ने किनारे पर फेंके गए नीले जालों की ओर इशारा करते हुए कहा, हाँ, इन जालों को नदी के बीच में लगाने से पहले इन्हें अंदर लाने की जरूरत थी।
इसलिए मुझे यह लकड़ी की नाव मिली। लेकिन गांव के मुखिया ने कहा कि इसने पर्यावरण को प्रदूषित कर दिया और अब हंसों को पालने की इजाजत नहीं दी गई, इसलिए इसे खाली छोड़ दिया गया। तब से इस नाव का उपयोग नहीं किया गया है ना? ट्राम ने फिर से पूछा, शायद यह जानते हुए कि टोंग ट्रियन बाक अपने दिल में क्या संदेह कर रहा था। चूंकि नदी में किसी का पता नहीं चल सका, शायद वह बहकर किनारे आ गया या किसी ने उसे बचा लिया। बूढ़े व्यक्ति ने दृढ़ता से कहा, यह सही है। आप देख सकते हैं कि नीचे काई है, कोई इसे नहीं छूता है। यह लंबे समय के बाद स्थिर नहीं होगा। कौन इसे छूना चाहता है? टोंग ट्रियन बाक ने ऊपर देखा। कुछ ही दूरी पर एक गांव था। हालांकि यह एक गांव था, लेकिन सभी छोटी छोटी 3 से 5 मंजिला इमारतें थी। क्या आपके गांव में कभी कोई अजनबी आया है? हाँ, वे सभी अजनबी हैं। हमारे गांव में किराए के बहुत सारे मकान हैं। किराएदार सभी लोग हैं जो दूर दूर से काम करने आते हैं। बूढ़े ने कहा। टोंग ट्रियन बाक थोड़ा निराश थे। ऐसा लग रहा था कि थाम बोई जुएन को बचाया नहीं गया था। लेकिन वह नहीं जानता था, उसका अनुमान गलत नहीं था, यह सिर्फ गलत स्थान था। थाम बोई जुएन के गिरने के बाद वह कार से बाहर निकले। वह कार के साथ पानी में नहीं गिरे, लेकिन ऊपर पानी गहरा था और पानी में गिरने के बाद वह आंटी वोंग को बचाना चाहते थे। पानी दबाव में था, इसलिए कार का दरवाजा खोलना मूलतः असंभव है। इस प्रक्रिया में उसने गलती से इंजन पर पैर रख दिया, इसलिए कार तेजी से बहते पानी में बहती रही। वह केवल पानी के बहाव का अनुसरण कर सका। वह बहुत दूर तक भागा। उसके रुकने से पहले ही पानी के पेड़ ने उसका पैर पकड़ लिया। इस क्रम में उसने बहुत सारा पानी पी लिया और कई बार वह नदी में डूबने ही वाला था। सौभाग्य से वह पानी के पेड़ से बच गया, लेकिन वह थक भी गया था। जबकि वह होश में नहीं था, उसने एक नाव देखी। उसे नहीं पता था कि यह किस लिए थी। नाव की ओर तेजी से तैरा। नाव पर मौजूद लोगों ने उसे नहीं देखा। जब पलटा तो नाव उससे टकरा गई, जिससे वह तुरंत बेहोश हो गया। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं, तो उसके आसपास का माहौल बहुत अजीब था। छोटा कमरा अंधेरा और सीलन भरा था। किसी को बात करते हुए धीमी आवाज सुनाई दी। बात करने वाला व्यक्ति वही व्यक्ति है जो थाम बोई जुएन से टकराया था। वह लंबा है, थोड़ा अधिक वजन वाला है और उसकी त्वचा काली है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो घोंघे और सीपिया पकड़कर अपनी जीविका चलाता है। वह किसी को मारने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? वह भागना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि मरा हुआ व्यक्ति मिल जाएगा, इसलिए वह उसे नाव से वापस ले आया। जब वह घर पहुंचा, तो उसने उसके सिर पर खून देखा और इतना डर गया कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह काफी देर तक जमीन पर बैठा रहा और कांपता रहा, और जब उसे लगा कि सांसें बाकी हैं, तो उसने तुरंत एक डॉक्टर को बुलाया। अगर वह व्यक्ति मर गया तो वह हत्यारा बन जाएगा। अध्याय 1196। ग्राम सेवा एजेंसी का एक डॉक्टर उसकी जांच करने के बाद उसे एक बड़े अस्पताल में ले गया। मेरे पास पैसा क्यों है? वह आदमी पैसे खर्च करने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने पूछा, अगर वह इसे ऐसे ही छोड़ दे तो क्या वह जीवित रह सकता है? मैं इस बारे में निश्चित नहीं हूँ। जहाँ भी यह व्यक्ति घायल हो, एक्स-रे कराने के लिए किसी बड़े अस्पताल में जाना सबसे अच्छा है, डॉक्टर ने सिफारिश की। बस मत मरो। डॉक्टर दूसरों पर दबाव नहीं डाल सकता, इसलिए वह केवल जा सकता है, और जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचता है, वह पूछता है, वह आपका क्या है? वह आदमी घबरा गया। उसने आंखें घुमाईं और कहा, यह एक रिश्तेदार है। डॉक्टर ने सिर हिलाया और दरवाजे से बाहर चला गया। थाम बोई जुएन को सिरदर्द था, लेकिन उसने फिर भी उनकी बातचीत स्पष्ट रूप से सुनी। वह दीवार के सहारे झुक गया और बाहर चला गया। तुम मुझसे टकरा गए, ठीक है,
उसे स्पष्ट रूप से याद है कि एक छोटी नाव से टकराने के बाद वह बेहोश हो गया था। वह आदमी आश्चर्य से घूरने लगा। क्या तुम जाग रहे हो? थाम बोई जुएन ने कमरे पर नजर डाली। जमीन पर बड़े बर्तन और छोटे बर्तन, थैलियां, पानी और मिट्टी और बर्तनों से भरे पेंच थे। क्या आपके पास फोन है? थाम बोई जुएन ने पूछा। उसे संपर्क करने की जरूरत है। उसका सेल फोन काफी समय पहले गिर गया था। आप क्या करने जा रहे हैं? वह आदमी तुरंत जिम्मेदारी से भाग गया। तुम्हें किसने बताया कि पानी में क्या करना है? मुझे दोष मत दो। मैं बस एक कॉल करना चाहता था। थाम बोई जुएन ने कमजोरी से कहा। यह मत सोचो कि मैं आसानी से मूर्ख बन जाता हूँ। आदमी को स्पष्ट रूप से इस पर विश्वास नहीं हुआ। जैसे ही थाम बोई जुएन ने कहा कि वह फोन करना चाहता है, उसने सोचा कि उसने उसे गिरफ्तार करने के लिए किसी को फोन किया होगा। थाम पेई जुएन ने देखा कि वह इस व्यक्ति से बात नहीं कर सकता, इसलिए उसने खुद बाहर जाने और किसी को ढूंढने का फैसला किया। उसे जल्दी से वापस आकर टोंग ट्रियन बाक को बताना था कि को बेक बाहर चला गया है, बेक तुमसे बदला लेगा। हालांकि जैसे ही वह दरवाजे के पास गया, उसे अचानक अपनी पीठ में दर्द महसूस हुआ। उसने मुड़कर देखा कि एक आदमी हाथ में लकड़ी की छड़ी लिए हुए था। उसके हाथ कसकर बंधे हुए थे। उसने शांत होने का नाटक किया और घूरता रहा। ऐसा मत सोचो कि मुझे मूर्ख बनाना आसान है। तुम यहाँ आकर मुझे गिरफ्तार करने के लिए किसी को ढूंढने की योजना बना रहे हो, है ना? थाम बोई जुएन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह गिरकर बेहोश हो गए। उस आदमी ने छड़ी गिरा दी। वह थोड़ा डर गया। उसे डर था कि वह किसी को पीट पीट कर मार डालेगा। उसने अपने आप को सांत्वना दी कि अभी वहां बहुत सारे बुरे लोग थे। अचानक यह व्यक्ति पानी से प्रकट हुआ। निश्चित रूप से कोई अच्छा व्यक्ति नहीं था। फिर उसे अपनी पीठ पर उठाया और एक ऐसी जगह फेंक दिया जहां कोई नहीं था। फिर वह वापस भागा, अपना सामान पैक किया और रात में भाग गया। उसे डर था कि किसी को पता चल जाएगा कि उसने किसी की हत्या की है और उसे जेल जाना पड़ेगा, इसलिए वह सुबह होते ही भाग गया। यह शहर से 100 किलोमीटर दूर एक सुदूर गांव है। गांव के लोग अमीर नहीं हैं। ज्यादातर युवा लोग दूर दराज काम करने गए हैं। घर पर रहने वाले लोग बुजुर्ग और बच्चे हैं। अपनी मां की मृत्यु के बाद उसने पैसे कमाने की प्रेरणा खो दी। अपनी मां को दफनाने के बाद वह नौकरी खोजने के लिए अपने गृहनगर में रहना चाहती थी, लेकिन इस गांव के लोग हमेशा उस पर उंगली उठाते थे, इसलिए वह फिर से मर गई। पहले वह एक स्वयंसेवक के रूप में इस गांव में आई थी, यह जानते हुए कि यहाँ गरीबी है और कोई भी शिक्षक नहीं बनना चाहता। उन्होंने शिक्षक के रूप में काम करने के लिए शहर बी से 100 किलोमीटर से अधिक दूर इस गांव में जाने के लिए अपना गृहनगर छोड़ दिया। वह खुद एक गरीब जगह से आती है और जानती है कि गरीब बच्चों के लिए स्कूल जाना कितना मुश्किल है, क्योंकि उसकी माँ उसका सहारा नहीं बन सकती। वह अपनी सारी उम्मीदें स्कूल जाने में ही लगाती है। इस स्कूल में 5 कक्षाएं हैं। शिक्षकों की कुल संख्या 3 है। उनके अलावा 2 अन्य लोग हैं। एक लगभग 50 वर्षीय प्रिंसिपल हैं। दूसरा गांव का एक व्यक्ति है जो विश्वविद्यालय में भर्ती होने के बाद पढ़ाने आया था। बड़े शहर में स्कूल अभी तक नहीं खुला है। वह बच्चों को पढ़ाने के लिए वापस चला गया। जाने से पहले कुछ देर इंतजार किया। तांग डू पहली और दूसरी कक्षा के लिए साहित्य पढ़ाते हैं, जबकि तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा के लिए ड्राइंग और गायन पढ़ाते हैं। आज सुबह उसकी पहली कक्षा द्वितीय श्रेणी साहित्य की है। वोंग हाओ नाम का रिकॉर्ड हमेशा अच्छा रहा है और वह हमेशा अनुशासन का पालन करता है, लेकिन आज उसे देर हो गई। जैसे ही वह कक्षा में दाखिल हुआ, वह चिल्लाया, शिक्षक तांग डू, यह अच्छा नहीं है। तांग डू ने ब्लैकबोर्ड पर 5 से पहचाने जाने वाले नए शब्दों की नकल की। बिना सिर घुमाए कहा, पहले बैठो और थोड़ा आराम करो, फिर बाद में बात करना।
वोंग हाओ नाम अभी भी दरवाजे पर अपनी कमर झुकाए खड़ा था। स्कूल जाते समय मैंने एक मृत व्यक्ति को देखा। टैंग डू ने चौक नीचे रख दी और भौहें चढ़ाईं। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैंने कहा। मैंने मरे हुए लोगों को देखा, वोंग हाओ नाम ने हर शब्द कहा। टैंग डू आगे बढ़ा, मुझे देखने दो। अध्याय 1197। हाँ, कृपया मेरे साथ आओ। वोंग हाओ नाम ने तांग डू की आस्तीन खींची। उसके सहपाठी भी मृत व्यक्ति को देखना चाहते थे। जब उन्होंने शिक्षक को जाते देखा तो बच्चे अपने स्थान से खड़े हो गए। तांग डू ने बच्चों को अपनी सीटों पर रहने का आदेश दिया। आपको कक्षा छोड़ने की अनुमति नहीं है। वह नहीं जानती थी कि वह कौन था, लेकिन अगर वह व्यक्ति सचमुच मर गया होता तो बच्चों के लिए उसे देखना अच्छा नहीं होता। कक्षा प्रतिनिधि, मैं आपको पाठ संख्या 5 की सामग्री पढ़ने के लिए मार्गदर्शन दूंगा, तांग डू ने कहा। कक्षा प्रतिनिधि ने खड़े होकर कहा, हाँ मिस टैंग डू, कृपया मेरे साथ आएं। वोंग हाओ नाम ने चिंतित होकर तांग डू को दूर खींच लिया। यहाँ सड़क अच्छी नहीं है, तांग डू ने याद दिलाया। धीरे चलो, मुझे डर है कि अगर मैं थोड़ा धीमा हो गया तो मैं तुम्हें फिर नहीं देख पाऊंगा, वोंग हाओ नाम ने कहा। तांग वू ने असहायता से अपना सिर हिलाया। आपने कहा था कि वह व्यक्ति मर गया था, वह कैसे उठकर जा सकता था? वोंग हाओ नाम ने अपना सिर खुजाया। ऐसा लगता है। टैंग वू ने लड़के के सिर पर हाथ फेरा। सोचा कि वह बहुत प्यारा है। स्कूल के पीछे छोटी सड़क पर उसका पीछा किया और कुछ ही दूरी पर उसने एक व्यक्ति को जमीन पर पड़ा हुआ देखा। वह अचानक घबरा गई। हाओ नाम, तुमने इसे कब देखा? जब मैं स्कूल गया और इसे देखा तो मैं सचमुच बहुत डर गया, वोंग हाओ नाम ने अपनी छाती थपथपाई और कहा। अब लड़के को याद आया कि उसने एक आदमी को जमीन पर पड़ा हुआ देखा था। उसका सिर खून से लथपथ था, जिससे वह इतना डर गया कि वह लगभग बेहोश हो गया। टैंग डू जितना करीब आती गई, उसे उतना ही अधिक महसूस होता गया कि इस व्यक्ति की आकृति कुछ जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने उसे पहले कहाँ देखा था। मिस टैंग डू, क्या हमें पुलिस को बुलाना चाहिए? वोंग हाओ नाम ने पूछा। टैंग डू ने पास आकर कहा, बेशक हमें पुलिस को बुलाना होगा। इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म कर पाती, उसने जमीन पर पड़े आदमी का चेहरा देखा। 8221, और वह तेजी से नीचे भागी। उसके माथे पर बालों को सहलाने के लिए अपना हाथ उठाया और निश्चित रूप से थाम बोई जुएन का चेहरा सामने आ गया। कैप्टन बोई जुएन, टैंग डू ने उसके चेहरे को थपथपाया। जागने का कोई संकेत नहीं दिखा। वह चिंतित होकर चिल्लाई, हो नम, जल्दी जाओ और किसी को बुलाओ। वोंग हाओ नाम ने आश्चर्य से तांग डू की ओर देखा। मिस तांग डू, क्या आप इस व्यक्ति को जानती हैं? जल्दी से किसी को बुलाओ। टैंग डू इतना चिंतित था कि वह जोर से चिल्लाए बिना नहीं रह सका। हाँ, मैं अब जाऊंगा। जैसे ही वोंग हाओ नाम ने प्रतिक्रिया की, वह भाग गया। रास्ते में वह एक चट्टान से फिसल गया और जमीन पर गिर गया, जिससे उसके कपड़े गंदे हो गए, लेकिन उसके पास उसे साफ करने का समय नहीं था और वह तुरंत भाग गया। तांग वो उसे उठाना चाहती थी, लेकिन उसका शरीर इतना भारी था कि वह उसे जमीन से नहीं उठा सकती थी। उसके सिर पर सूखे खून को देखकर उसके पूरे दिल को ऐसा लगा जैसे उस पर लोहे से वार किया गया हो। उसकी आंखें लाल हो गईं। मिस टैंग डू, एक अन्य शिक्षक पहुंचे, जिनका नाम वोंग इन था, जो एक विश्वविद्यालय छात्र थे। इस गांव में ज्यादातर लोगों का उपनाम वोंग है। ऐसा लग रहा था जैसे टैंग डू ने जीवन बचाने वाला तिनका पकड़ लिया हो और उत्साह से कहा, जल्दी करो, उसे अस्पताल ले जाने में मेरी मदद करो। वोंग ऑन नीचे बैठ गया और कहा, मैं उसे गांव वापस लाऊंगा। तांग डू की मदद से
वोंग ऑन ने थाम पेई जुएन को बड़ी मुश्किल से अपनी पीठ पर उठाया। वोंग हाओ नाम ने कहा, मैंने प्रिंसिपल से तिपहिया साइकिल चलाने के लिए कहा। इतना कहने के बाद वह स्कूल की तरफ भागा। वोंग ऑन का सिर पसीने से भर गया था। तांग डू, मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत चिंतित हैं। क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं? तांग डू ने गुनगुनाया। वोंग ऑन ने अपनी आंखें नीची कर ली और आगे बढ़ना जारी रखा। फिर प्रिंसिपल ने उन्हें लेने के लिए एक तिपहिया साइकिल चलाई। सभी लोग अंदर आए। 3 पहिया वाहन के पीछे बढ़ते मौसम के दौरान फसलों के परिवहन के लिए एक ट्रंक है। ड्राइवर की सीट के बगल में बैठना संभव है, लेकिन बहुत तंग। टैंग डू कार में चढ़ गया और बोला, उसे पीछे बिठाओ। वह बैठ गई और थाम बोई जुएन का सिर अपनी गोद में रख लिया। वोंग ऑन भी ऊपर चढ़ गया, पीछे बैठ गया और बोला, मुझे आपकी मदद करने दीजिए। अध्याय 1198। तांग डू ने सिर हिलाया। सड़क बहुत ऊबड़ खाबड़ और अत्यधिक अस्थिर थी। तांग डू को चिंता थी कि वह थाम बोई जुएन को द्वितीयक चोटें पहुंचाएगा, इसलिए उसने तुरंत वोंग ऑन से कहा, क्या आप उसके शरीर को गले लगाने में मेरी मदद कर सकते हैं? वोंग ऑन ने सिर हिलाया, फिर बैठ गया और थाम बोई जुएन के शरीर को अपनी गोद में रख लिया। अपने हाथ का उपयोग करके उसके शरीर को स्थिर करने के लिए पकड़ लिया। इससे वाहन का हिलना कुछ हद तक कम हो जाएगा। गांव छोड़ने और राजमार्ग पर चढ़ने के बाद सड़क बहुत सपाट थी। गति बिना किसी बड़े उभार के तेज थी। 1 घंटे से अधिक समय के बाद जिले के पीपुल्स हॉस्पिटल नंबर 2 में पहुंचने पर थाम बोई जुएन को मेडिकल स्टाफ के सहयोग से ऑपरेटिंग रूम में ले जाया गया। मिस टैंग डू, यह कौन है? प्रिंसिपल ने पूछा। स्थिति अत्यावश्यक थी। उसके पास पूछने का समय नहीं था। जब वह कार से बाहर निकला तो उसने तांग डू का चेहरा पीला देखा। टैंग डू ने अपना सिर झुकाया और कहा, एक बहुत अच्छा दोस्त। वह यहाँ क्यों आया? वोंग ऑन ने चिल्लाकर कहा, क्या वह तुम्हें ढूंढने आया था? जब उसने टैंग डू को पहली बार देखा था तभी से वह उससे प्यार करता था, लेकिन उसे उस आदमी के बारे में चिंतित और घबराया हुआ देखकर उसे थोड़ा असहज महसूस हुआ। टैंग वू ने अपना सिर हिलाया। वह एक पुलिस अधिकारी है। वह शायद किसी मामले के कारण यहाँ है। यही एकमात्र कारण था जिसके बारे में वह सोच सकती थी। नहीं तो वह अचानक यहाँ क्यों प्रकट होता? धन्यवाद देना, तांग डू ने ईमानदारी से कहा। उनकी मदद के बिना वह थाम पेई जुएन को इतनी जल्दी अस्पताल नहीं ले जा सकती थी। अब मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सभी इससे परिचित हैं। आप छात्रों को मुफ्त में नहीं पढ़ाते हैं। हम ही हैं जिन्हें आपको धन्यवाद देना चाहिए। प्रिंसिपल मुस्कुराए। उनकी आंखों के कोनों पर झुर्रियां गहरी थी। इतने सालों तक इतने दयालु होने के बाद। यह सही है। हमारे प्रति विनम्र मत बनो। वोंग ऑन ने उसके लिए पानी खरीदा। तांग डू ने उसे लिया और धन्यवाद कहा। उसने इसे पीने के लिए नहीं खोला, बल्कि इसे अपने हाथ में पकड़ लिया। कभी कभी ऑपरेटिंग रूम में देखती रही। ज्यादा चिंता मत करो। वोंग ऑन ने उसके कंधे को धीरे से थपथपाया। तांग डू ने सिर हिलाया। लगभग 2 घंटे बाद ऑपरेटिंग रूम का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए और पूछा, मरीज का परिवार कौन है? सभी ने एक पल के लिए एक दूसरे की ओर देखा। टैंग डू आगे बढ़ा। मैं उसका दोस्त हूँ। उसके परिवार के सदस्य कहाँ हैं? डॉक्टर ने पूछा। टैंग डू ने कहा, मैं भी आपसे संपर्क नहीं कर सकता। अगर तुम्हें कुछ हो तो कृपया मुझे बताना। तो ये बात है। मरीजों को मुख्य रूप से मस्तिष्क की चोटें लगती हैं। हमने जांच की है। यह जीवन के लिए खतरा नहीं है। हालांकि यहाँ चिकित्सा स्थितियां सीमित हैं। दर्दनाक मस्तिष्क की चोट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।
यदि आपको आगे की जांच की आवश्यकता है तो आपको शहर के अस्पताल जाना होगा या नहीं, यह आप पर निर्भर है। टैंग डू ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, बेशक हमें बड़े अस्पताल जाना होगा। डॉक्टर, मरीज कब उठेगा? वोंगॉन आगे बढ़ा और तांग डू को रोका। आप किसी बड़े अस्पताल में जाना चाहते हैं या नहीं? आपको मरीज की राय पूछनी होगी। यदि आप समय पर जागते हैं तो उसे निर्णय लेने दें। टैंग डू ने अस्पताल जाने के लिए भुगतान किया। बड़े अस्पताल में जाने का मतलब है अधिक पैसा खर्च करना, लेकिन टैंग डू ने अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। अगर कोई दुर्घटना नहीं हुई तो वह निश्चित रूप से कल परसों देर तक जागेगा। डॉक्टर ने जवाब दिया। वोंग एन ने तांग डू से कहा, चलो उसके जागने का इंतजार करें और देखें कि उसकी अपनी राय क्या है। आखिरकार आप उसके प्रत्यक्ष रिश्तेदार नहीं हैं, इसलिए परेशानी न पैदा करें। टैंग डू ने अपने होंठ भींचे। आप भी एक विश्वविद्यालय के छात्र हैं, आपके पास इतना पैसा कैसे हो सकता है? वोंगॉन ने मनाना जारी रखा। टैंग डू के पास वास्तव में ज्यादा पैसा नहीं है, और वोंगऑन के शब्दों ने भी उसके दिल में चोट पहुंचाई। आखिरकार वह थाम बोई जुएन की प्रत्यक्ष रिश्तेदार नहीं है, इसलिए सौभाग्य से बहुत सारे निर्णय लेना मुश्किल है ऊपर ताकि वह आपकी राय पूछ सके। अस्पताल में मरीज की 48 घंटे तक निगरानी की जानी चाहिए। कृपया अस्पताल में प्रवेश प्रक्रियाओं से गुजरें, डॉक्टर ने कहा। अध्याय 1199। तांग डू ने कहा, मैं अब जाऊंगा। रुको, मुझे जाने दो, बस यहीं रुको। वोंगऑन ने उसे पीछे खींच लिया। तांग डू उसे बहुत अधिक परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसका रवैया बहुत दृढ़ था। उसने कहा, धन्यवाद। वोंगऑन उसकी ओर हल्के से मुस्कुराया, कुछ नहीं। जल्द ही थाम बोई जुएन को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के कमरे में 3 अन्य बिस्तर थे, जिनमें से सभी पर मरीज थे, साथ ही बिस्तर साझा करने वाले लोग। उन्होंने जो कपड़े बदले और दोपहर का खाना उन्होंने खाया। ऐसे वार्ड में कीटाणुनाशक की गंध अच्छी मानी जाती है। फिर भी परिस्थितियां कठिन थी। व्यवस्था करने के बाद तांग डू ने उनसे लौटने के लिए कहा, यह ठीक है अगर मैं यहाँ हूँ तो आप लोग पहले आगे बढ़े। छात्र अभी भी यार्ड में हैं, यह लोगों के बिना नहीं हो सकता। प्रिंसिपल को वापस जाने दो, मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूंगी, वोंगऑन ने कहा। तांग वू को अब भी पछतावा होता है। घर जाओ, यहाँ अकेले रहना मेरे लिए काफी है। यहाँ आराम करने के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ वास्तव में आराम करने के लिए कोई जगह नहीं है। उसने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है, यह ठीक है। अगर तुम्हारे पास कुछ हो तो मुझे बुला लेना। तांग डू ने कहा, ठीक है। प्रत्येक अस्पताल के बिस्तर पर एक कुर्सी है, लेकिन वहाँ कोई बिस्तर नहीं है। तांग डू ने देखा कि थाम बोई जुएन के सिर पर घाव पर पट्टी बंधी हुई थी और उसकी गर्दन पर अभी भी सूखे खून के धब्बे थे जिन्हें धोया नहीं गया था। एक बेसिन और एक तौलिया खरीदे, उसे साफ करने के लिए गर्म पानी का उपयोग करें। उसके चेहरे और हाथों को आसानी से पोंछें। उसके बाद वह हमेशा अस्पताल के कमरे में ही रही और बाहर नहीं गई। उस शाम उसे भूख नहीं थी, इसलिए वह पानी लेने गई और बिस्तर पर बैठकर उसे देखती रही। आधी रात को वह बिस्तर के किनारे सो गई। सुबह के समय सड़क शांत होती है। जब सुबह की पहली रोशनी बादलों के बीच से चमकती है, मानो सोए हुए लोगों को जगा रही हो। सड़कें राहगीरों से गुलजार होती हैं। सड़क विक्रेताओं का नाश्ता भोजन व्यवसाय तेज हो जाता है। थाम बोई जुएन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। एक अपरिचित दृश्य उसकी आंखों के सामने आया। 8221। उसने अभी अभी अपनी आंखें खोली, लेकिन फिर भी वह रोशनी के साथ तालमेल नहीं बैठा सका और होश में आने से पहले उसने उन्हें कई बार बंद किया और खोला। उसे नदी में गिरना, फिर किसी की लकड़ी की नाव से टकराना, फिर से पीटा जाना याद है।
अब भी इसके बारे में सोचकर उसे अपनी गर्दन के पिछले हिस्से में दर्द महसूस होता है। वह उठकर बैठ गया और इधर-उधर देखने लगा। उसे याद आया कि उस आदमी ने उसे पीटा था क्योंकि वह उससे डरता था। वह उसे अस्पताल कैसे ले जा सकता था? ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। जब उसने अपना पैर हिलाना चाहा तो उसका पैर नीचे दबा हुआ था। नीचे देखने पर उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। वह यहाँ क्यों है? शायद इसलिए कि उसने उसे अचानक देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। शहतूत धीरे धीरे उठी। उसने थाम बोई जुयेन को अपनी ओर देखते हुए देखा। उसने आश्चर्य से अपनी आंखें मली और कहा, क्या तुम जाग रहे हो? थाम बोई जुयेन ने कहने से पहले उसे बहुत देर तक देखा। तुम कैसी हो? तुम यहाँ कैसे दिखाई दी? वह बेहोश हो गया और मेरे छात्रों ने उसे देखा, इसलिए मैं उसे अस्पताल ले गया। मुझे आपसे पूछना चाहिए, आप यहाँ क्यों हैं? टैंग डू उठ बैठा और अपनी सुन्न बाह को रगड़ते हुए बोला, क्या तुम्हारे सिर में अभी भी दर्द हो रहा है? क्या तुम्हें भूख लगी है? थाम बोई जुयेन ने एक शब्द भी नहीं कहा, बस उसकी ओर देखा और पूछा, तुमने स्कूल क्यों मिस किया? टैंग डू ने अपनी आंखें नीची कर ली। मैं अब और अध्ययन नहीं करना चाहता। अतीत में उसने अपनी माँ के लिए बहुत मेहनत की और उसके साथ रहने लायक व्यक्ति बनना चाहती थी। बाद में जब उसकी माँ का निधन हो गया और निर्देशक टोंग ने जो कहा, उसे सुनकर उसे समझ आया कि भले ही वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, मैंने कोशिश की। मैं उसका मददगार नहीं बन सका। वह नहीं जानती थी कि उसे अब किसके लिए प्रयास करना होगा। अचानक उसने सारी प्रेरणा खो दी। जीवन ने भी दिशा खो दी। भ्रमित होने के बाद उसे उम्मीद थी कि उसने जो ज्ञान सीखा है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए वह ट्यूशन शुल्क न लेते हुए एक शिक्षक के रूप में काम करने के लिए यहाँ आई। उसने पहले कुछ पैसे बचाए थे और सिर्फ शिक्षक के रूप में काम किया। उसने अभी-अभी ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाया है मिडिल स्कूल के छात्रों के लिए। हाई स्कूल के छात्र ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेते हैं ताकि वह अतिरिक्त आय अर्जित कर सकें। वह इस ट्यूशन पैसे का उपयोग छात्रों के लिए अभ्यास किताबें खरीदने के लिए करती हैं। इसका एक हिस्सा जीवन यापन के खर्च पर खर्च किया जाता है। हालांकि वह अमीर नहीं है, लेकिन वह अपने खर्चों की अच्छी तरह से गणना करती है। मनमर्जी से पैसा खर्च नहीं करेगी और ग्रामीण इलाकों में रहना महंगा नहीं है, इसलिए वह थोड़ी बचत भी करती है। यह अफसोस की बात है कि इतने अच्छे विश्वविद्यालय को नजरअंदाज किया जा रहा है। थाम बोई जुयेन उसके विचारों को समझ नहीं सके। टैंग डू मुस्कुराया, आप मेरे माता पिता नहीं हैं। आप मुझे नियंत्रित नहीं कर सकते। अब आपको क्या हो गया है? शहर भी छोड़ने के बाद उसने अपना सेल फोन नंबर बदल दिया और यहाँ तक कि उसके करीबी सहपाठी भी अब उससे संपर्क नहीं कर सके। अध्याय 1200। उसने सोचा, चूंकि वह जाना चाहती है, इसलिए उसे इसे साफ सुथरा बनाना होगा। उसने सोचा कि वह उसे इस जीवन में फिर कभी नहीं देख पाएगी। तुम्हारा टांग डो वोंग ऑन नाश्ता लेकर आया। वोंग ऑन 21 साल का है, द्वितीय वर्ष का छात्र है, लंबा और पतला है, साधारण सफेद शर्ट पहने हुए है, उसकी त्वचा हल्की सफेद है, वह जीवन शक्ति से भरपूर है। थाम पेई जुयेन मूल रूप से टैंग डू का सेल फोन उधार लेना चाहते थे और टोंग ट्रियन बाक को कॉल करके उन्हें सूचित करना चाहते थे, लेकिन वोंग ऑन ने उन्हें रोक दिया और भूल गए। वोंग एन को तांग डू को नाश्ता देते हुए और उसे तांग डू को देखकर हल्के से मुस्कुराते हुए देखकर उसके दिल में अनगिनत सवालिया निशान खड़े हो गए। यह आदमी कौन है? तुम यहाँ इतनी जल्दी क्यों आए हो? टैंग डू को उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी अस्पताल आ जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि वह बहुत जल्दी उठ गया हो? वोंग ऑन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अनुमान लगाने दीजिए, आपने शायद कल पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया है। क्या मैं सही हूँ? तांग डू चुप था।
यदि आप कुछ नहीं कहते हैं तो मुझे लगता है कि यह सही है। मुझे पता है कि आप अच्छा खाना नहीं खाते हैं, इसलिए मैं आपके लिए नाश्ता लाने के लिए जल्दी आ गया। वोंग ऑन ने मेज पर नाश्ता रखा, देखा कि थाम बोई जुएन जाग गए थे और कहा, हेलो। थाम बोई जुएन ने उत्तर दिया, मैंने तुम दोनों के खाने के लिए नाश्ता खरीदा है। इसे ठंडा मत होने दो, नहीं तो इसका स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। उसने नाश्ते का डिब्बा खोला, उसमें दलिया और डोनट्स थे। उसने डोनट्स तांग डू को दिए। यह बहुत स्वादिष्ट है। जब मैं शहर में हाई स्कूल में था तो मैं इसे हर सुबह खाता था। वोंग ऑन एक खुशमिजाज लड़का है जो दूसरों को आसानी से सहानुभूतिपूर्ण बना देता है, खासकर जब वह बहुत धीरे और आत्मीयता से मुस्कुराता है। तांग डू ने अचानक अपने होंठ उठाए और कहा, धन्यवाद। जब थाम बोई जुएन ने तांग डू को वोंग ऑन की ओर मुस्कुराते हुए देखा तो उसकी भौहें चढ़ गईं। हर समय मुझे धन्यवाद कहना बंद करो। वोंग ऑन को उससे दूर रहना पसंद नहीं है। कृतज्ञता के इस शब्द का अर्थ है उसे बाहरी व्यक्ति मानना। टैंग डू मुस्कुराया, मैं अब और नहीं कहूँगा। क्या तुमने अभी तक खाया है? जब मैंने नाश्ता खरीदा तो मैंने वही खाना भी खाया, वोंग ऑन ने उत्तर दिया। तांग डू ने आगे बढ़कर थाम बोई जुएन को डोनट दिया। वोंग ऑन ने कहा कि यह व्यंजन बहुत स्वादिष्ट है, आप इसे आजमा सकते हैं। मूल रूप से थाम बोई जुएन खाना नहीं चाहता था, वह उसे अकेले खाने देना चाहता था, लेकिन वोंग ऑन के उत्सुक चेहरे को देखते हुए उसने एक लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसे नहीं पता था कि इस कार्रवाई का क्या मतलब है। संक्षेप में उसने क्या किया था? शाकाहारी फिलिंग वाले डोनट्स, लेकिन स्वाद बहुत अच्छा। कुरकुरा तली हुई परत, पतली परत और ढेर सारा फिलिंग। भराई लीक सेमवई और पक्षी के अंडे झींगा से बनाई जाती है, जिसमें लीक की सुगंध और झींगा की ताजगी होती है। टैंग डू ने दलिया के डिब्बे का ढक्कन खोला और उसे दिया। अगर तुम ऐसा खाओगे तो तुम्हारा दम घुट जाएगा। इसे दलिया के साथ खाओ। थाम बोई जुएन ने उसकी ओर देखा और पूछा, उन सभी ने मुझे खाने के लिए कुछ दिया, आपके बारे में क्या? टैंग डू ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अभी तक भूख नहीं लगी है। अगर मुझे भूख लगी है तो मैं इसे खुद खरीद लूंगा। मैं घायल नहीं हूँ, मैं किसी भी समय चल सकता हूँ। थाम बोई जुएन ने उत्तर नहीं दिया, मुझे दलिया पसंद नहीं है, आप इसे ले सकते हैं। टैंग डू ने दलिया नीचे रखा, मैं तुम्हारे लिए एक गिलास पानी डालूंगा, मेरी चिंता मत करो, पहले दलिया खाओ। थाम बोई जुएन ने उसे रोका। उसे अचानक एहसास हुआ कि वह बहुत उत्साहित थी और उसे असहज महसूस करा रही थी, इसलिए उसने जल्दी से अपना हाथ हटा लिया और दलिया का एक घूंट ले लिया। थाम बोई जुएन ने उसे एक डोनट दिया, तुम इसे खाओ। फिर उन्होंने समझाया, मुझे कोई भूख नहीं है, लेकिन आप कैसे नहीं खा सकते? टैंग डू को उसका मतलब समझ नहीं आया और उसने कहा, अगर तुम्हें भूख नहीं है तो तुम्हें खाना पड़ेगा। उसने एक डोनट पकड़ा और उसे अपने मुंह के पास ले आई। थाम बोई जुएन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। फिर टैंग डू को भी एहसास हुआ कि उसकी हरकतें थोड़ी गलत थी। जब वह अपना हाथ हटाने वाली थी, थाम बोई जुएन ने अपना हाथ बढ़ाया और जब उसने टैंग डू के हाथ को छुआ तो उन दोनों ने अचानक लगभग एक ही समय में अपना हाथ पीछे खींच लिया। यह बिजली के झटके जैसा था। वोंग एन देख सकता था कि वे बहुत परिचित लग रहे थे।